नमस्कार, आपका स्वागत है समझ ही अंतिम उद्देश्य यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक की सभी पुस्तकों को समझेंगे गहराई से, उसके बाद सभी प्रश्नों का हल भी करेंगे और आपको नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग आचार्य प्रशांत जी के बारे में जान लेते हैं। आचार्य प्रशांत जी दुनिया के सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले स्पिरिचुअल लीडर हैं। वे आईएएस, आईआईटी, आईएम, गेट जैसे टॉप एग्जाम क्लियर कर चुके हैं। इनके द्वारा करोड़ों विद्यार्थियों का जीवन बदल रहा है। उन्हें अवार्ड भी मिल चुका है एनवायरमेंट को सुरक्षा रखने के लिए। मैं एक वीडियो आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, ऑपरेशन 2030। ये वीडियो आप अवश्य देखिएगा यदि आप अपने पृथ्वी से प्यार करते हैं तो। और वे लगभग 160 से अधिक किताबें लिख चुके हैं। अगर विद्यार्थी जीवन की बात करें तो विद्यार्थी जीवन के ऊपर भी एक पुस्तकें उन्होंने लिखी है, आप उन्हें जरूर पढ़िएगा, है ना। स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड लगभग हजारों वीडियोस यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे आचार्य जी की। 22 से अधिक कंट्री के लोग उन्हें फॉलो करते हैं। उनका मुख्य 5 काम है। पहला, जलवायु परिवर्तन के ऊपर बात कर रहे हैं वे। दूसरा, महिला सशक्तिकरण, जो महिलाओं के ऊपर शोषण हो रहा है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तीसरा, युवाओं को सही दिशा में ले जा रहे हैं। चौथा, पशु क्रूरता, बेजुबानों का जान लिया जा रहा है, उस पर काम कर रहे हैं। पांचवा, उच्चतम ग्रंथों को सरल अर्थों में घर घर तक पहुंचा रहे हैं, है ना। आचार्य प्रशांत जी के बारे में जितना भी शब्द बोला जाए कम ही पड़ेगा, क्योंकि वे बहुत महान काम कर रहे हैं। आज के युग के वे भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद जैसे महान पुरुषों के समान आते हैं, ठीक ना। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 की गणित पुस्तक पाठ 8, जिसमें बीज गणित के बारे में हम सीखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले हम आचार्य प्रशांत जी की शिक्षाओं को, उनकी कोट्स को देख लेते हैं। देखिए क्या है, दुनिया चारों ओर से लगी पड़ी हो आपको जड़ से उखाड़ देने के लिए, आप पर जादू कर देने के लिए, आपको हिला देने के लिए। ठीक है, और आप ऐसे खड़े रहिए जैसे आपके चारों ओर बच्चे नाच रहे हैं। करके देखिए इंसान बन जाइए। ठीक है ना, आचार्य प्रशांत जी का कोट्स है। आगे हम लोग चलते हैं। हम क्या क्या सीखेंगे इस पार्ट्स में उसे देखते हैं। हम सीखेंगे बीज गणित की अवधारणाएं सीखेंगे। चर क्या होता है वो सीखेंगे। सामान्य नियमों में चर का प्रयोग कैसे होता है वो सीखेंगे। बीजीय व्यंजक और बीजीय समीकरण के बारे में सीखेंगे। ठीक है, बीज गणित को हम लोग अलजेब्रिक मैथमेटिक्स भी कहते हैं। ठीक है, अलजेब्रा मैथमेटिक्स। ओके, अलजेब्रा भूमिका। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग परिचय से। बीज गणित की अवधारणाएं क्या क्या हैं। गणित का वह शाखा है, जैसे कि पेड़ का डाली होता है बहुत, तो यह गणित का एक ऐसा डाली है, ऐसा शाखा है जिसमें हम संख्याओं एवं संख्याओं की गणितीय संक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। इसमें क्या करते हैं, संख्याओं का और संख्याओं की गणितीय क्या क्या संक्रियाएं हैं, क्या क्या क्रियाएं हैं, उसका अध्ययन करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अंक गणित कहलाता है। अब हम एक व्यापक अंक गणित का अध्ययन करेंगे, जिसमें अंकों और संख्याओं के साथ सांकेतिक संख्या, जैसे कि अक्षर संख्याओं का अध्ययन करेंगे, जैसे कि XYZ ABCD। ठीक है ना, अक्षर भी होंगे इसमें, सांकेतिक संख्या। ठीक, गणित की इस शाखा को बीज गणित कहते हैं। बीज गणित में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ABC XYZ, मतलब A से लेकर के Z तक में कुछ भी अक्षर हम लोग उपयोग कर सकते हैं, का प्रयोग वास्तविक संख्या के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, वास्तविक संख्या के लिए करते हैं। इसलिए जो संक्रियाएं एवं नियम अंक गणित में सही है वे बीज गणित में भी सही होते हैं। इसलिए अंक गणित में जो भी नियम सही है वो बीज गणित में भी क्या होते हैं, सही होते हैं, क्योंकि ये वास्तविक संख्या के लिए ही होता है। अंक गणित का व्यापक रूप बीज गणित है। अंक गणित का ही व्यापक रूप, थोड़ा और बढ़ा चढ़ा रूप क्या होता है, बीज गणित ही होता है। ठीक है, 3 बच्चे माचिस की तिल्लियों से त्रिभुज बनाते हुए देख पा रहे होंगे। पहला बच्चा ने 1 त्रिभुज बनाया, दूसरे बच्चे ने 2 त्रिभुज बनाया, तीसरे बच्चे ने 3 त्रिभुज बनाया। चर क्या होते हैं, उसको इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल। ये क्या होते हैं, देखिए, रुचि, रवि और राहुल माचिस की तिल्लियों से प्रतिरूप, मतलब पैटर्न, देख रहे हैं, पैटर्न बना रहे हैं। रुचि माचिस की तिल्लियों से एक त्रिभुज बनाती है, इसका क्या नाम है, रुचि। रुचि क्या करती है, माचिस की तिल्लियों से एक ही त्रिभुज बनाती है। लेकिन रुचि एक त्रिभुज बनाने के लिए माचिस की 3 तिल्लियों का उपयोग करती है ना। देख सकते हैं आप कितनी तिल्लियों का उपयोग किया गया है, 1 तिल्ली, 2 तिल्ली और 3 तिल्ली का उपयोग किया गया है। ठीक, रुचि द्वारा। आगे, रवि 2 त्रिभुज बनाता है, इसके लिए 6 तिल्लियों का प्रयोग करता है। ठीक, उसने कितना प्रयोग किया है, 6 तिल्लियों का प्रयोग किया है, देख सकते हैं आप, है ना। अब अगला, अब राहुल इन दोनों के त्रिभुजों को देखकर यह अनुमान लगाता है कि जब एक त्रिभुज के लिए 3 तिल्लियों की आवश्यकता होती है तो 2 त्रिभुज के लिए 2 गुना 3 मतलब 6 तिल्लियों का, तो 3 त्रिभुज के लिए 3 गुना 3, ठीक ना, तो 9 तिल्लियों की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे त्रिभुज की संख्या बढ़ेगी तिल्लियों की भी संख्या बढ़ती जाएगी। ठीक है, देखिए, त्रिभुज की संख्या 1 थी तो 3 तिल्ली लग रही थी, 2 हुई तो ये भी उसकी भी तिल्लियों की संख्या बढ़ी, 3 हुई तो तिल्लियों की संख्या 9 हुई। ठीक है, आइए नीचे की दी गई सारणी को हम लोग समझते हैं। जो टेबल दिया गया है, सारणी दिया गया है, उसे हम लोग समझते हैं। बनाए गए त्रिभुज, त्रिभुजों की संख्या, एक त्रिभुज बनाने में 3 तिल्लियां की आवश्यकता होती है। 2 त्रिभुज 6, 3 त्रिभुज 9, 4 त्रिभुज 12,
मतलब हर को क्या से गुना कर दिया जा रहा है, 3 से गुना करते किया जा रहा है, ठीक है। ओके, चलते हैं हम लोग। यदि त्रिभुज की संख्या n से दर्शाते हैं, मान के चलिए त्रिभुज की संख्या n संख्या तक जा रहा है, देख रहे हैं ना, मान के चलिए यहाँ 10 तक है तो ये जाता ही है, मान के चलिए n तक चला गया। ओके, अतः त्रिभुज के लिए संख्या की त्रिभुज के लिए आवश्यक तिल्यों की संख्या क्या होगी, 3 इंटू एन। अगर मान के चलिए त्रिभुजों की संख्या n है, अगर n त्रिभुज है तो ये त्रिभुजों की संख्या को हम लोग किससे गुना कर रहे हैं, 3 से गुना करते जा रहे हैं। तो त्रिभुजों की संख्या को हमने n माना है, तो n से n को किससे गुना कर देंगे, 3 से गुना कर देंगे। इसीलिए अतः त्रिभुजों की आवश्यक तिल्यों की संख्या क्या हो जाएगा, 3n। ठीक, क्लियर है यहाँ तक। ओके, इस प्रकार एक त्रिभुज के n बराबर 1 के लिए आवश्यक तिल्यों की संख्या 3n है, ठीक ना। तो n कितना है, अभी एक त्रिभुज चाहिए तो 3 इंटू 1 3। अब हम कितना भी, अगर मान के चलिए हमें अगर 1 लाख त्रिभुज बनाना है तो हमें क्या वैसा टेबल हमें नहीं बनाना पड़ेगा, ठीक ना। बार बार तो हम नहीं कर सकते हैं कि गिनती तो नहीं कर सकते हैं कि और देख नहीं सकते हैं कि कितना लग रहा है क्या हो रहा है, तो हम लोग सीधे क्या करेंगे, मान लेंगे ऐसा, और यहाँ मान के चलिए 3 इंटू 1 लाख से गुना कर देंगे तो हम लोग का निकल जाएगा 3 लाख, ठीक ना। 3 लाख क्या बनेगा, 3 लाख तिल्यों की आवश्यकता होगी। क्लियर है। आगे, दो त्रिभुजों के लिए n2 ले लेंगे, आवश्यक तिल्यों की संख्या 3n बराबर 3 इंटू n कितना है, 2 त्रिभुज है इसलिए 2 ले लिए, तो 3 दूनी 6। ठीक, 3 त्रिभुज के लिए n बराबर 3 के लिए आवश्यक तिल्यों की संख्या n बराबर 3 है, तो 3 गुना n है, तो 3 3 जा 9। ओके, इस क्रियाकलाप से एक सूत्र स्थापित हुआ, यहाँ n बनाए गए त्रिभुज के प्रतिरूपों की संख्या है जो 1 2 3 4 जाते जा रहा है, कोई भी संख्या हो सकती है, n कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक ना। यहाँ n का मान स्थिर नहीं है, इसका मान बदलता रहता है, n का मान स्थिर नहीं है। तो अतः n एक क्या हो गया, चर हो गया। तो जो बदलता नहीं है, n क्या हो गया, चर हो गया। तो जो बदलता नहीं है, जिसका मान बदलता नहीं है, अच्छा बदलता रहता है, जिसका मान हमेशा बदलता रहता है उसको क्या कहते हैं, n कहते हैं। जैसे कि 3 का तो मान हमेशा नहीं बदल रहा है, 3 तो हर जगह देखिए, जब एक त्रिभुज का काम हुआ तब भी 3 ही था, दूसरा त्रिभुज का काम हुआ तब भी 3 ही था, तीसरा त्रिभुज का काम हुआ तब भी 3 ही था, लेकिन n बदल रहा था, ठीक ना। तो जो बदलेगा वही क्या हो जाएगा, चर हो जाएगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे। वेरिएबल क्लियर हो गया। ठीक, और वेरिएबल को हम लोग किससे दिखाएंगे, ए से जेड तक में कोई भी अक्षर से दिखाएंगे, चर वेरिएबल। गणित में प्रयुक्त संकेतों या अक्षर संख्याएं लिटरल नंबर जिनका मान स्थिर नहीं रहता है, इनका मान स्थिर नहीं रहता है, जैसे कि ए बी एक्स वाई एल एम एन इत्यादि चर हैं। शब्द चर का अर्थ है कि वस्तु जो विचरण करती है, चर का मतलब क्या होती है, जो ऐसी वस्तु जो विचरण करती है, मतलब वेरी करती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है, बदलती है, ठीक ना। तो इसीलिए हम लोग उसको क्या करेंगे, चर। ठीक, आगे प्रयास कीजिए, इसको आपको प्रयास करना है। तिल्यों की प्रतिरूप बनाने के लिए आवश्यक तिल्यों की संख्या के लिए चर n m और l का प्रयोग कीजिए, n m l का प्रयोग करना है। निम्न प्रतिरूपों के लिए नियम सूत्र लिखिए, क्या होगा इसका। अक्षर l के लिए तिल्यों की आवश्यकता कितनी होगी, 1 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अगर 2 मान के चलिए 1 l बनाना है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 के लिए 2 लग रहा है, मतलब 1 गुना 2, ठीक है। फिर 2 के लिए 2 गुना 2, ठीक है, मतलब 2 के लिए 2। तो इसी तरह हम लोग कह सकते हैं, इसका नियम जो बनेगा ये क्या बनेगा, हर एक त्रिभुज के लिए कितना लग रहा है, हर एक त्रिभुज के लिए 2 लग रहा है। ठीक, तो मान के चलिए त्रिभुज की तिल्यों की संख्या हो गई n। ओके, त्रिभुजों की संख्या हो गई, तिल्यों की संख्या हो गई n, और जो हमारी l हो गई उसमें कितनी तिल्लियां की आवश्यकता होती है, 2। ठीक, तो ऐसा कर सकते हैं, इसमें मान के चलिए अगर एक l बनाना है तो 2 इंटू 1 तो कितना हो जाएगा, 2 तिल्ली लगेगा एक l बनाने के लिए। अब अगर दो l बनाना है तो 2 इंटू 2, n बराबर 2 रख देंगे, तो n हो जाएगा क्या, तिल्लियों की n हो जाएगा क्या, ये l अक्षर की संख्या। ठीक है, अब अगला, अब हमें बनाना है a के लिए तिल्लियों की आवश्यकता कितनी होगी। आप देख पा रहे होंगे 1 तिल्ली 2 तिल्ली और 3 तिल्ली लग रही है, इसमें क्या हो जाएगा 3n, ठीक ना, कितनी लग जाएगी 3n। अब इसमें देख पा रहे होंगे f बनाने में कितनी लग रही है, f बनाने में देख सकते हैं आप कि अक्षर f के लिए तिल्लियों की आवश्यकता कितनी होगी, 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 3n, क्लियर है। ये हो जाएगी f कितनी बनानी है उसकी संख्या, और ये हमेशा उससे गुना होती जाएगी। ठीक है, मान के चलिए एक f बनाना है तो n बराबर 1 रखेंगे, तो 3 को गुना कर देंगे 1 से, तो 3 का 3 तिल्ली लगेगा। ठीक है, अगर 5 मान के चलिए 5f बनाना है, ठीक है, 5f का अक्षर बनाना है तिल्लियों से, तो n बराबर क्या रख देंगे 5, तो और इस 3 को 5 से गुना कर देंगे तो 15 आ जाएगा, तो 15 तिल्लियों की आवश्यकता पड़ेगी। क्लियर है। आगे आकृति इसमें देखिए बनाने के लिए आवश्यक तिल्लियां कितनी लगेगी, 1 2 3 4 तिल्लियां लगेगी, तो यहाँ हमारा नियम क्या बन जाएगा 4n, ठीक ना। तो एक आयत वर्ग बनाना है तो यहाँ 1 लिख देंगे, n की जगह में n बराबर 1 ले लेंगे और 4 से गुना कर देंगे, तो 4 का 4 तिल्लियां लगेगी। मान के चलिए हमें 5 वर्ग बनाना है ऐसा तो कितनी तिल्लियां लगेगी, ठीक ना, तो 4 गुना 5 से कर देंगे, n बराबर कितना 5, तो 4 5 जा 20, 4 5 20 हो जाएगा। क्लियर है। एक चर को दर्शाने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर
एक्स वाई जेड एल एम एन इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रहे चर का मान बदलता रहता है। एक्स वाई जेड एल एम एन का प्रयोग का मान कोई भी पूर्ण संख्या 1 2 3 4 हो सकता है, लेकिन संख्या 4 5 या कोई अन्य संख्या चर नहीं है। ठीक है, कोई भी ये जो संख्याएं हैं ये सब चर नहीं है, ये होती है चर, ठीक ना, जिसका मान बदलता रहता है। कोई भी अन्य संख्या या 4 5 कोई भी क्या है, चर नहीं है, क्योंकि ये तो बदलता नहीं है। 4 तो 4 ही रहेगा, 5 तो 5 ही रहेगा, या कोई भी नंबर ले लीजिए वो तो चेंज नहीं होगा। ठीक ना, चर केवल चेंज होते हैं। ठीक ना, यह स्थिर है, आचर है। जब कोई स्थिर रहता है जो चेंज नहीं करता है, मान के चलिए इसमें जो हमने देखा था इस वाले उदाहरण में, मान के चलिए इसमें लग रहा है एक वर्ग को बनाने में 4 तिल्ली लग रहा है। ठीक, तो 4 गुना 4 n मान लेते हैं। ठीक है, तो एक वर्ग की संख्या को n बराबर 1 मान रहे हैं। ठीक ना, तो यहाँ क्या हो रहा है कि ये 4 जो है ये हमेशा एक ही रहेगा, तो ये आचर हो जाता है और ये चर हो जाता है। ठीक 4 क्या है, आचर है, और n क्या है, चर है। क्लियर है। अगला, तो हमारी जो नंबर्स होती है वे क्या होती है, संख्याएं जो होती है वे अचर होती है। इस प्रकार त्रिभुज के कोनों की संख्या का मान स्थिर है। कोनों का मान तो संख्या है जो कि 3 है, लेकिन वर्ग की भुजाओं की संख्या स्थिर है, ये चर नहीं है। ठीक ना, भुजाओं की संख्या क्या है, स्थिर है। परंतु ऊपर के उदाहरण में n एक चर है, क्योंकि यह कोई भी मान 1 2 3 4 ग्रहण कर सकता है। कोई भी मान उसको दे दीजिए, आपको जितना माचिस बनाना है n बराबर उतना रख दीजिए। ठीक ना, जो भी अक्षर बनाना है, जितना भी आपको उस अक्षर को बनाना है, तो उसी तरह से हम लोग n का मान बदलता रहता है। अब चर का प्रयोग क्या है, यूज ऑफ वेरिएबल। अब हम चर का प्रयोग इन स्थितियों में करते हैं। उदाहरण के लिए, अनमोल के पास नीरज के पास जितनी पेंसिल है, अनमोल के पास नीरज के पास जितनी पेंसिलें हैं उससे 5 अधिक है। अनमोल के पास नीरज के पास जितनी पेंसिल है, मतलब नीरज के पास मान के चलिए जितना पेंसिल है ना, उससे 5 अधिक है किसके पास, अनमोल के पास। ठीक, यहाँ यह स्पष्ट नहीं है कि अनमोल के पास कितनी पेंसिल है, लेकिन यदि नीरज के पास पेंसिलों की संख्या 10 है तो अनमोल के पास पेंसिलों की संख्या का पता चल जाता है। ठीक ना, अर्थात 10 + 5 = 15 पेंसिलें। ठीक, यह कह रहा है कि 5 पेंसिल अधिक है। ठीक ना, तो मान के चलिए एक जन के पास 10 है तभी तो 5 पेंसिल अधिक, एक जन के पास 5 है तो दूसरे के पास 10 होगा, तभी तो कहा जा रहा है कि 5 अधिक है ना। तो टोटल कितना हो जाएंगे, 15। यदि नीरज के पास 20 पेंसिल है तो अनमोल के पास 20 + 5 25 पेंसिल हो जाएगा। क्लियर है। अनमोल के पास पेंसिलों की संख्या नीरज के पेंसिल की संख्या से +5 है। नीरज की पेंसिल की संख्या कितनी थी, नीरज की पेंसिल की संख्या 20 थी, और अनमोल के पास 5 अधिक है, 5 अधिक हो रहा है तो +5 कर दिए। ठीक ना, तो नीरज का जो पेंसिल की संख्या है उससे 5 जोड़ा जा रहा है। ठीक, तो यदि नीरज के पास पेंसिल की संख्या को एक चर x से दर्शाते हैं तो अनमोल के पास पेंसिलों की संख्या क्या हो जाएगा, x + 5। तो क्यों, क्योंकि ये जो नीरज है, नीरज का पेंसिल की संख्या हम क्वेश्चन के अनुसार बदलते जा रहे हैं, इसलिए हम लोग जो बदलता है उसको हम लोग चर मान लेते हैं, तो उसे x मान लिया, और ये तो हमेशा उतना ही रह रहा है। ठीक ना, 5 ही रह रहा है। ठीक, तो 5 अधिक है कहा जा रहा है। ओके, x एक चर है, इसका मान 1 2 3 4 10 20 30 जितना हो सकता है। इस प्रकार अनमोल और नीरज के पेंसिलों की निम्न सारणी द्वारा दिखाया जा सकता है। कैसा सारणी देखिए, हाँ, अगर नीरज के पास x पेंसिल है, पेंसिल की संख्या x है, अनमोल की पेंसिल की संख्या क्या हो जाएगा, x + 5, मतलब नीरज के पेंसिल की संख्या से 5 अधिक होगा। ठीक, ऐसा। तो मान के चलिए कि नीरज के पास 5 पेंसिल है तो 5 अनमोल के पास 5 अधिक है, मतलब 5 + 5 10, और नीरज के पास 10 पेंसिल है, तो जब नीरज के पास 10 पेंसिल है तो अनमोल के पास क्या होता है, 5 अधिक होता है, तो 5 जोड़ दिए। क्लियर है। तो इसी तरह अगर नीरज के पास 15 है तो 15 + 5 20, नीरज के पास 20 है तो अनमोल के पास 20 + 5 25। क्लियर। राजू अपने बड़े भाई बल्लू से 3 वर्ष छोटा है। क्या कह रहे हैं, राजू अपने बड़े भाई बल्लू से 3 वर्ष छोटा है। तो देखिए यहाँ पता नहीं चल रहा है कि अपने भाई बल्लू की उम्र कितनी है वो पता नहीं चल रहा है। ठीक है ना, केवल कह दिया गया है कि राजू का जो वर्ष है वो बल्लू से 3 वर्ष छोटा है। ठीक, तो बल्लू का हम लोग मान लेते हैं x, और कितना छोटा है, मान के चलिए 1 साल का बल्लू है तो राजू है 3 साल छोटा, तो छोटा के लिए घटा दिए हम लोग, तो x में 3 घटा देंगे। क्लियर है। तो देख सकते हैं उसी तरह किया गया है ना, इसी तरह जस्ट किया गया है। ओके, आगे, राजू की उम्र क्या है, राजू की उम्र क्या है ये पूछा गया है। यहाँ राजू और बल्लू की उम्र ज्ञात नहीं है, उम्र ज्ञात ही नहीं है, केवल कहा गया है कि इतना वर्ष छोटा है बड़ा है ऐसा। ठीक ना, जिसमें एग्जैक्ट पता नहीं चले उसमें हम लोग वेरिएबल्स का प्रयोग करके उसे बनाते हैं। लेकिन राजू की उम्र कितनी है, बराबर बल्लू की उम्र से -3 वर्ष छोटा है। ठीक, यदि बबलू की उम्र को चर x से सूचित किया जाए तो राजू की उम्र जो हो जाएगी बल्लू की उम्र से 3 वर्ष छोटा। ठीक, क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए, यह संख्या लिखिए जो x से 12 अधिक है, x से 12 अधिक है। क्लियर है, x से 12 अधिक है, अधिक में क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा, x से 12 अधिक है। क्लियर है। ठीक,
देख सकते हैं यहाँ अभीष्ट संख्या, लिखी जाने वाली संख्या प्राप्त करने के लिए x में 12 जोड़ना है, क्योंकि अधिक है कहा गया है। अगला प्रश्न, दीपक के पास 200 रुपये थे। अभी क्लियर पता चल रहा है कि दीपक के पास कितने थे, 200 रुपये थे। वह y रुपये में एक पुस्तक खरीदता है। क्या करता है, y रुपये में एक पुस्तक खरीद देता है। तो अब उसके पास कितने पैसे बचे, तो यदि y बोल दिया मतलब कुछ तो वेरिएबल है, यहाँ तो कुछ ठोस पता नहीं चल रहा है कि वो कितने रुपए में पुस्तक खरीदा। तो क्या करेंगे, उसके पास था कितना, टोटल पैसा 200 था, 200 में से उसने y रुपए के क्या खरीद लिए, पुस्तक खरीद लिए। तो बचा कितना, जो इन दोनों में माइनस करके जो आएगा उतना ही बचेगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इतना रुपए आंसर हो जाएगा, 200 माइनस y आंसर हो जाएगा। क्लियर है। एक शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी को 5 पेंसिल देते हैं। एक शिक्षक क्या करते हैं, हर एक विद्यार्थी को 5 पेंसिल देते हैं। उन्हें कुल कितने पेंसिलों की आवश्यकता होगी, उन्हें कुल कितने पेंसिलों की आवश्यकता होगी। यहाँ विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान के चलिए विद्यार्थियों की संख्या कितना है, x है। ठीक, तो हर विद्यार्थी को कितने दिया जा रहा है, 5 दिया जा रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 गुना x, तो 5x। ठीक, अगर मान के चलिए एक विद्यार्थी है तो 5 का 5, 2 विद्यार्थी है तो 5 दूनी 10 हो गया। ठीक है, तो विद्यार्थियों की संख्या भी हमें मिल जाएगा और क्या हो जाएगा कि हमें वेरिएबल का भी पता चल गया। यदि विद्यार्थियों की संख्या n है तो प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त पेंसिल कितना है, 5 है। n विद्यार्थी द्वारा प्राप्त पेंसिल n गुना 5 तो 5n। क्लियर है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि चर का प्रयोग कर निम्न को लिखिए। z में से 12 घटाना है, z में से 12 घटाना है। क्लियर है। y को 4 से गुना, y को 4 से गुना कितना हो जाएगा, 4y या y4 कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, लेकिन अच्छा रहता है कि संख्या को पहले लिख दीजिएगा। अब p से 20 अधिक, क्या कह रहा है, p से 20 अधिक, 20 अधिक, अधिक मतलब जोड़ देना है, कम मतलब घटा देना है। ठीक, अगला, x के दुगुने से 4 कम, x के दो गुने से 4 कम, अधिक बोलता तो जोड़ देते लेकिन कम बोला। ठीक, तो इसको दोनों गुना करेंगे तो क्या होगा, 2x माइनस तो है पहले से तो माइनस दे दिया और 4, 2x माइनस 4 आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला, m के चर गुने से 10 कम, m के अच्छा चर नहीं 4 गुने से, m के 4 गुने से, m के 4 गुने से 10 कम। ठीक है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4m माइनस 10। क्लियर है, 4m माइनस 10। ओके, अब यहाँ देखिए कैसे बना है उदाहरण, कैसे बना है उदाहरण, y + 5 बराबर y में 5 जोड़ने पर। ये कैसे बना है, y + 5 बराबर है किसके, y में क्या किया गया है, 5 जोड़ने पर। ठीक, y में क्या किया गया है, 5 जोड़ने पर, ऐसा बना है। ठीक, तो कैसे बना है इधर आपको लिखना है इनमें। ओके, तो पहला क्या है, z - 7, तो क्या यहाँ क्या किया गया है, z में 7 घटाने पर। ठीक, या z में 7 कम, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक, अगला यहाँ क्या लिख सकते हैं, x का 3 गुना में 2 अधिक या 2 जोड़ने पर लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ y का 2 गुना में 5 कम या 5 घटाने पर, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, अगला डी में क्या लिख सकते हैं, z में 13 जोड़ने पर लिख सकते हैं। ठीक, या z से 13 अधिक, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न, राधिका के पास 100 रुपये हैं, कितने हैं, 100 रुपये हैं। ओके, वह 1 रुपये भाई को दे देती है। अब राधिका के पास कितने पैसा बचे, तो 100 में से घटा देंगे अपने भाई को जितना दिया, तो पता चल जाएगा हमको, तो 100 माइनस x। क्लियर है। एक पेटी में 40 आम है। ओके, आप पेटी की संख्या के पदों में आम की कुल संख्या को किस प्रकार लिखेंगे। पेटियों की संख्या मान के चलिए b है, तो प्रयोग कीजिए। तो ये क्या करना है, आप पेटियों की संख्या, एक पेटी में 40 आम है तो 2 पेटी में कितनी होगी, तो 40 गुना b, तो 40b मान के चलिए, एक पेटी में 40 तो 40 और पेटी की संख्या 1 तो 40 का 40 और पेटी की संख्या 2 तो 40 गुना 2। ठीक, b कितना हो जाएगा, 2, तो 40 गुना 2 कितना हो जाएगा, 80 पेटी 80 आम हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया, आम की कुल संख्या निकल जाएगी इसी में। यहाँ का क्या होगा, 40b, ये होगा हमारा मेन इसका सूत्र नियम। ठीक ना। सामान्य नियमों में चरों का प्रयोग कैसे करते हैं, सामान्य नियमों में चरों का प्रयोग। आइए अब हम जानें कि गणित के कुछ सामान्य नियम जिसमें चर का प्रयोग करते हुए व्यक्त किए जाते हैं। कैसे सामान्य नियमों में चर का प्रयोग किया जाता है वो जानेंगे। वर्ग की परिमाप, पहला क्या है, वर्ग की परिमाप। ज्योमेट्री के नियम, पहला है वर्ग की परिमाप। हम जानते हैं कि किसी बहुभुज की परिमाप क्या होती है,
पेरीमीटर, परिमाप को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं, उसकी भुजाओं की लंबाई का योग होता है, भुजाओं की लंबाई का योग होता है, ठीक है, लंबाई का योग होता है। देखिए जो परिमाप होता है वो क्या होता है, भुजाओं की लंबाई का योग होता है। तो भुजा मान लिया गया है कितना, L, और इसीलिए भुजाओं का योग होता है, लंबाइयों का योग होता है, तो L प्लस 4 भुजा होता है, L प्लस L प्लस L, तो कितना हो जाएगा 4L। क्लियर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि वर्ग एक ऐसा बहुभुज है जिसकी चारों भुजाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है, बिल्कुल बराबर होती है। 3 या अधिक रेखाखंड से घिरे बंद आकृति को क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। बहुभुज, बहुभुज मतलब बहुत ज्यादा भुजाएं, ठीक है ना। 3 या अधिक रेखाखंड, 3 रेखाखंड रहेगा या 3 से अधिक रेखाखंड रहता है, उसको हम लोग बहुभुज कहते हैं। ओके, क्लियर है। अगला, इस प्रकार हम वर्ग की परिमाप के लिए एक व्यापक नियम प्राप्त कर लेते हैं। वर्ग का माप के लिए हम व्यापक नियम प्राप्त कर लेते हैं, जिसमें चर L का प्रयोग ऐसे व्यापक नियम लिखने में समर्थ बनाता है। ठीक। अगला, आयत की परिमाप। अब आयत का परिमाप के बारे में जानते हैं। ओके, आयत में तो सारा जो भुजाओं की लंबाई है वो बराबर नहीं है, केवल इधर की बराबर है, इधर की बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है, मतलब पैरेलल समांतर भुजाएं जो है एक दूसरे के विपरीत में जो है, एक दूसरे के ऑपोजिट में जो है वो केवल बराबर है। ठीक। आयत के आमने सामने की भुजा की माप क्या होती है, बराबर होती है, ये कहा जा रहा है। दिए गए आकृति में PQRS एक आयत है जिसमें PS क्या है, समानांतर है, पैरेलल है, बराबर क्या है, QR का। PS जो है वो बराबर है QR का। ओके, इसको कहते हैं भुजा, ऊपर जो दिया गया है इसे B से व्यक्त किया गया है। ठीक, व्यक्त करेंगे, तथा भुजा PQ जो है वो बराबर है RS की लंबाई का, तो इसको हम लोग L से व्यक्त कर लेते हैं। ओके, अतः PQRS की परिमाप क्या हो जाएगा, PQ की माप और QR की माप। तो QR का आयत PQR की माप क्या होगा, PQ की माप प्लस QR की माप प्लस RS की माप और SP की माप। तो PQ की माप कितनी है, PQ की माप L है, ठीक, और QR की माप कितनी है, B है, और RS की माप कितनी है, RS की, तो जो PQ के है वही RS की भी है, तो L हो गया। ठीक, और SP की माप कितनी है, B है। ठीक, तो L B, तो L 2L हो जाएगा और B 2B हो जाएगा। कितना हो जाएगा, देख सकते हैं, L 2L हो जाएगा प्लस B 2B हो जाएगा। अब इसमें यदि हम लोग दोनों में दो को देख पा रहे हैं, 2 को निकाल देते हैं तो L प्लस B लिख सकते हैं। इसीलिए आयत का परिमाप क्या हो जाएगा, आयत का परिमाप हो जाएगा 2 गुनी लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, 2 गुनी L प्लस B। ओके, देख पा रहे होंगे आप, आयत का परिमाप 2L प्लस B है, ठीक ना, जहां L और B आयत की लंबाई और चौड़ाई है। यदि आयत की परिमाप P से व्यक्त करें, अगर आयत के परिमाप को हम लोग P से व्यक्त कर देते हैं तो क्या होगा, P बराबर 2L प्लस B। अपने मित्रों से चर्चा करें, यदि आयत में L बराबर B हो, यदि आयत में L बराबर B हो जाता तो क्या होता, सेम वर्ग के जैसा ही होता, L बराबर होता B का, L बराबर होता B का। ठीक, L बराबर होता B, तो या तो क्या हो जाता 4B या 4L, ये फॉर्मूला निकल जाता। ठीक ना। ओके, अगला, यहाँ L और B दो चर हैं, L और B क्या है, दो चर हैं, जो कि उसका चौड़ाई का मान और लंबाई का मान है, बदलता रहेगा। अभी कोई फिक्स नहीं है कि इतनी लंबाई है उतनी चौड़ाई है, कोई फिक्स दिया हुआ नहीं है। यह एक दूसरे से स्वतंत्र मान ग्रहण करते हैं, जैसे कि जो हम पहले जो पढ़े थे, देखिए वर्ग की परिमाप में यहाँ 4L आया था। ठीक, तो चूंकि यहाँ केवल L है तो ये किसी पर डिपेंड नहीं है, ये L जो है ये अपना खुद बदलेगा, लेकिन वहाँ L और B है तो वह भी एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है, वो भी अपना स्वतंत्र बदल सकता है। ओके, किसी पर निर्भर नहीं करेगा। इस प्रकार ज्योमेट्री और क्षेत्रमिति के अध्ययन में आगे चरों का प्रयोग सम्मिलित आकृति और त्रिमीय आकृतियों से संबंधित नियम एवं सूत्रों को प्राप्त करने के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। ओके, वर्ग की परिमाप कितनी होगी, देखिए 4A, A यहाँ क्या है, चर है, A के अलग अलग मान, जैसे कि A बराबर 1, A बराबर 2, 3, 4, 5, 7 कुछ भी ले सकते हैं, लेकर नीचे दिए गए सारणी को पूरा कीजिए। मतलब A का मान ये सब लेकर के आपको पूरा करना है। तो A बराबर 1 जब लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 × 1 4 हो जाएगा। A का मान 2 लेंगे तो 4 × 2 8, ठीक है, मतलब 4 दूनी 8। अब A का मान अगर हम लोग 4 लेते हैं तो 4 चौके 16, A का मान 5 लेते हैं तो 4 5 20, ठीक है, और A का मान 7 लेते हैं तो 4 7 28। क्लियर है। आकृति में एक समबाहु त्रिभुज है, ये क्या है, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, सभी भुजाओं का माप जो होता है वो बिल्कुल समान होता है। ठीक है ना। चर का प्रयोग करके इसके परिमाप के लिए नियम लिखिए। क्या परिमाप होगा, मान के चलिए इधर अगर इस साइड है यदि x, तो समान सब तरफ इसकी लंबाई है तो इधर भी x हो जाएगा और इधर भी x हो जाएगा, तो इसकी परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप
परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग, ठीक ना, भुजाओं का योग। तो त्रिभुज की परिमाप को हम लोग मान के चलिए p से डिनोट करते हैं। तो x प्लस एक्स प्लस एक्स मतलब x, तो x प्लस एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा 3x, तो परिमाप क्या हो जाएगा 3x। ओके, क्लियर है। अंक नियम, अंक गणितीय नियम, अंक गणित के नियम को चर का प्रयोग कर लिखना। अंक गणित के जो नियम है उन्हें हम लोग चर का प्रयोग करके अब लिखेंगे। ओके, तो देखिए संख्याओं के योग की क्रम विनिमयता, संख्याओं के योग का क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता मतलब हमने पढ़ चुका है, क्या होता है, क्रम को बदला जाता है। मान के चलिए a प्लस बी है तो ये बराबर होता है कि किसका, b प्लस ए, ठीक। शुरू में a था और बाद में b था, यहाँ क्या कर दिया गया, शुरू में b को ला दिया गया और बाद में a को। तो क्रम को बदलने से यदि हम लोग जोड़ देते हैं, योग करते हैं, तो वो बराबर ही आता है। मान चलिए 3 प्लस 5 करे या 5 प्लस 3 करे, 8 ही आएगा, इधर भी 8 आएगा, इधर भी 8 आएगा, ठीक। या गुना करे फिर भी में वही होता है, a गुना b बराबर b गुना a, कुछ भी कीजिए, दोनों का समान आता है। मान के चलिए 3 गुना 2 बराबर 2 गुना 3, तो 3 दूनी 6 आता है, 2 तिया भी 6 ही आता है, क्लियर है। और लेकिन ये हमारा भाग में क्रम विनिमयता नहीं होती है और घटाव में भी क्रम विनिमयता नहीं होती है, ठीक। केवल गुना और जोड़ में होती है, ठीक ना। हम जानते हैं कि 4 प्लस 5 9 होता है और 5 प्लस 4 भी क्या होता है, 9 ही होता है। पहले 4 पेन को रखिए और जोड़िए, फिर किससे जोड़िए, बाद में 5 पेन को रख करके, वो बराबर ही आएगा। या तो पहले 5 पेन रखिए और बाद में 5 पेन रखिए, ठीक ना। अर्थात 4 प्लस 5 बराबर है 5 प्लस 4 का, ठीक। यह किसी भी 2 या 2 से अधिक पूर्ण संख्याओं के लिए सत्य है। यह किसी भी 2 या 2 से अधिक पूर्ण संख्याओं के लिए सत्य होता है। संख्याओं का यह गुण संख्याओं के योग का क्या कहलाता है, क्रम विनिमयता कहलाता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाता है, ठीक ना। पूर्ण संख्याओं के योग में संख्याओं के क्रम को बदलने पर उनके योग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह हमने पिछले चैप्टर में ही पढ़ चुका है, ठीक ना, हमने पढ़ा है। इस नियम की व्याप्तता को चर की सहायता से संक्षिप्त रूप से व्यक्त किया जाता है, ठीक। जैसे कि देखिए कैसा किया गया, मैंने इसको बता ही दिया था अभी। मान के चलिए कि एक संख्या a है, दूसरा चर क्या है b, दो चर a और b है, जो कोई पूर्ण संख्या हो सकती है, ठीक, कोई भी पूर्ण संख्या हो सकती है। तो योग का क्रम विनिमय नियम क्या बन जाएगा, a प्लस b या b प्लस a कीजिए, क्या आएगा, मान एक ही आएगा। उदाहरण के लिए a बराबर 7 और b बराबर 5, तो क्रम विनिमय नियम क्या है, a प्लस b और b प्लस a बराबर होंगे। तो सत्यता की जाँच कीजिए, तो a प्लस b की 7 प्लस 5 बराबर 12 आया। दायां पक्ष ये हो गया बायां पक्ष, बायां पक्ष को जांच कर लिया, अब दायां पक्ष को, ठीक। तो दायां पक्ष में b प्लस है, b कितना है 5 5 और a कितना है 7, तो 5 और 7 12 आ गया, क्लियर है। अगला, तो इसीलिए a प्लस b इसको क्या कहते हैं, इसलिए कहते हैं, ये जो डॉट दिया हुआ है 3 डॉट ऐसा रहता है तो इसलिए, और अगर ऐसा रहेगा तो क्या होता है, चूंकि, ठीक। अब दूसरा प्रश्न क्या है, यदि a बराबर 34 है, b बराबर 43 है, तो 34 प्लस 43 77 ही आएंगे, या 43 प्लस 34 कीजिए 77 ही आएंगे, ठीक। अगला, प्रयास कीजिए, क्रम विनिमय नियम a प्लस b प्लस a की जांच कीजिए, है ना, जांच करना है। ओके, तो सभी में बराबर ही आएगा, क्यों, क्योंकि योग में तो बराबर ही होता है, घटाव में नहीं होगा, ठीक। जैसे कि देखिए 3 प्लस 1 कीजिए तो 4 ही होगा, या 1 प्लस 3 कीजिए 4 ही होगा। 3 प्लस 7 कीजिए 10 ही होगा, या 7 प्लस 3 कीजिए 10 ही होगा। 0 प्लस 2 कीजिए तो 2 ही होगा, और 2 प्लस 0 कीजिए फिर भी में 2 ही होगा। 10 प्लस 7 कीजिए 17 होगा, या 7 प्लस 10 कीजिए 17 ही होगा। 15 प्लस 17 कीजिए 17 दूनी 34 तो 32 ही होगा, या 17 प्लस 15 कीजिए 32 ही होगा। ओके, अब यहाँ देखिए, यहाँ आपको समझ में आएगा, दिखलाइए कि क्रम विनिमय घटाव के लिए सत्य नहीं है, तथा a माइनस बी बराबर नहीं है किसका, b माइनस ए का, पूर्ण संख्या के लिए सत्य नहीं है। देखिए जैसे कि मान के चलिए यहाँ करते हैं हम लोग 5 माइनस 3 बराबर कितना आ जाएगा, 2 आएगा, लेकिन 3 माइनस 5 करेंगे तो कितना आएगा, -2 आएगा। तो -2 और 2 बराबर है, बिल्कुल नहीं है। और हमें क्या करना चाहिए कि क्रम विनिमय का गुण क्या है कि a प्लस बी बराबर होगा b प्लस ए का, ठीक ना, या a माइनस बी करो वो बराबर होना चाहिए b माइनस ए का। तो ये तो बराबर नहीं हो पा रहा है, तो इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे कि घटाव वाला क्रम विनिमयता को सिद्ध नहीं करती है। ओके, तो इस समय भी आप चेक करके देख लीजिएगा, ठीक ना। अब दो संख्याओं के गुणन की क्रम विनिमयता, अब दो संख्याओं का गुणन का क्रम विनिमयता करते हैं, तो ये भी होता ही है, मैंने तो बता ही दिया है। पूर्ण संख्या के अध्ययन में हमने देखा कि दो पूर्ण संख्याओं के गुणन में संख्याओं के क्रम बदलने से उनके गुणनफल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि 5 प्लस 7 कीजिए या 7 प्लस 5 कीजिए 35 ही आएगा, ठीक है। तो 7 प्लस, अच्छा प्लस नहीं गुना, 7 गुना 5 कीजिए या 5 गुना 7 कीजिए 35 ही आएगा। 5 गुना 7 कीजिए बराबर है 7 गुना 5 का। पूर्ण संख्याओं का यह गुण गुणन की क्रम विनिमयता कहलाता है। योग की तरह ही चर a और b का प्रयोग कर दोनों पूर्ण संख्याओं के गुण की क्रम विनिमयता को हम इस रूप से व्यक्त करते हैं, ठीक। मान के चलिए एक संख्या है a
एक संख्या क्या है, ए है, दूसरी संख्या बी है, तो ये बराबर होती है किसकी, बी और ए का। तो इसको लिख सकते हैं ए गुना बी बराबर होता है बी गुना ए का। क्लियर है? देख रहे हैं गुणन का क्रम विनिमय गुण ए गुना बी और बी गुना ए बराबर होता है। यहाँ ए और बी का मान अलग अलग पूर्ण संख्या हो सकती है। ठीक, यदि ए बराबर 3 है और बी बराबर 5 लेते हैं तो गुणन की क्रम विनिमयता गुण से क्या होगा, ये होगा 3 गुना 5 8, 3 गुना 5 15 ही होगा, या 5 गुना 3 करेंगे तो 15 ही होगा, मतलब ये क्रम विनिमय गुण को सिद्ध करेगा। ठीक ना? ओके, तो ए गुना बी बराबर होगा बी गुना ए का। ठीक ना? अगला प्रश्न क्या है, ए गुना बी बराबर है बी गुना ए का। ओके, की जांच करें जब ए बराबर 4 और बी बराबर 2 है। ओके, तो ए कितना है, 4 है, और बी कितना है, 2 है, तो 4 दूनी 8 हुआ और बराबर है 2 गुना 4 कीजिए तो भी में भी 8 ही होता है, तो ये बिल्कुल सही है। अगला, अब पूर्ण संख्याओं का वितरण के बारे में समझेंगे हम लोग, पूर्ण संख्याओं की वितरण के बारे में। ओके, अब देख पा रहे होंगे यहाँ पर वितरण का गुण क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, ए गुना बी प्लस सी, ए गुना बी प्लस सी, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब क्या समझ में आ रहा है कि बांटा हुआ। ठीक है ना? तो यहाँ भी हम लोग सेम वैसे ही करेंगे, बांट देंगे। तो ए गुना बी प्लस सी जो किया गया है, इसमें क्या करना है कि ए को एक बार बी से गुना करना है, फिर ए को एक बार सी से गुना कर देना है, बीच में प्लस है इसलिए प्लस लगा देना है। ठीक, तो ए गुना बी और ए गुना सी, तो ये भी क्या होते हैं, क्रम विनिमय, ये क्रम विनिमय नहीं, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो होती है, वितरण गुण होता है। ये जोड़ में, ये किसमें सही होती है, जोड़ में यह भी सही होती है और गुना में भी सही होती है, लेकिन घटाव और भाग में ना तो क्रम विनिमय गुण सही होगा, ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगा, ना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगा। मतलब बहुत से जो प्रॉपर्टी है हमने पढ़ रखा है पिछले ही अध्याय में, आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है ना, जा करके। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। यदि हमें गुणनफल ज्ञात करना हो तो हम निम्न प्रकार से करेंगे। ठीक, जैसे कि 8 गुना 20 प्लस 6 तो बराबर 8 गुना 20, 8 गुना 20, और बीच में प्लस है इसलिए प्लस दे दिया गया, और 8 गुना 6। ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है, आप समझ पा रहे होंगे कि 8 को एक बार 20 से गुना किया गया, फिर 8 को 6 से। ठीक, तो 8 को जब 20 से गुना किया गया तो 160 आ गया, और 8 को 6 से गुना किया गया तो 48 आ गया, तो दोनों को जोड़ा गया तो 208। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी समझ गए आप। संख्या का गुणन योग मतलब गुणन और योग, संख्याओं का गुणन और योग मतलब जोड़, गुणन मतलब गुना, योग वितरणता मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन कहलाती है। ठीक, हम संख्याओं के इस गुण को चर का प्रयोग कर संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं। माना कि मान लिया ए बी और सी कोई 3 चर है, तो ए गुना बी प्लस सी बराबर ए गुना बी प्लस है तो फिर ए गुना सी। ठीक, उपरोक्त उदाहरण की भांति, मतलब पहले जितने भी उदाहरण के भांति उसी के तरह इस नियमों की सत्यता की जांच पूर्ण संख्याओं के लिए किया जा सकता है। ठीक, मान के चलिए हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, ए कितना है, ए है हमारा 3, ये 3 है। ओके, ये है 3, और बी कितना है, 4 है। ठीक, और सी कितना है, 5 है। ओके, तो ए गुना बी प्लस सी, तो क्या करते हैं, ए गुना बी करते हैं और ए गुना सी करते हैं, तो बराबर आता है कि नहीं, देखते हैं हम लोग। 3 गुना 4 प्लस 3 गुना 5, तो 3 चौके कितना आ जाएगा, 12, और यहाँ कितना आ जाएगा, 3 पचे 15। ठीक, 3 पचे 15 और 12 को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24 और 3 27 हो जाएगा। ठीक है, तो इस साइड कितना आ गया, दाईं पक्ष में आ गया हमारा 27। ठीक, अब बाईं पक्ष का करते हैं चेक। ठीक ना, और एक बार फ्रेश से मैं करके दिखा देता हूँ कि 3 ए गुना बी कितना है, 4 है, और सी कितना है, 5 है, तो ए गुना बी प्लस सी होता है। 3 को 4 से गुना करेंगे तो 3 गुना 4 प्लस 3 को 5 से गुना करेंगे 3 गुना 5, तो कितना हो जाएगा, 3 चौकी 12 प्लस 3 पचे 15, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब इस पक्ष का तो हो गया, इस पक्ष का हो गया, अब इस पक्ष का करते हैं, तो ये हो गया। अब इसको करते हैं, इधर से आ गया 15, है ना। अब उधर से जैसे हम लोग करते हैं तो क्या होता है, देखिए 3 गुना 4 प्लस 5 है, ऐसा है, 3 गुना 4 प्लस 5 है, तो 4 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 होगा, 9 और बाहर कितना है, 3, तो 3 9 27, तो ऐसे में भी 27 आ रहा है और ऐसे में भी 27 आ रहा है, तो इसलिए क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगा, मतलब इसको भी सोल्व करने पर 27 ही आ रहा है और इसको भी सोल्व करने पर क्या आ रहा है, 27 ही आ रहा है। ठीक, तो देख सकते हैं आप, है ना, इसलिए ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगा। योग का सहचार्य नियम, योग एवं गुणन का सहचार्य नियम क्या होता है, आप जान पा रहे होंगे कि एक सहचार्य में एक दूसरे को बदलता है। जैसे कि मान के चलिए ए प्लस बी प्लस सी, तो एक बार ए और बी और सी एक बार ब्रैकेट में रहेगा, फिर एक बार ए प्लस बी एक बार ये ब्रैकेट में रहेगा और सी बाहर रहेगा, इस तरह रहता है। ठीक है, तो देख पा रहे होंगे आप, है ना, सहचार्य गुण।
देख रहे हैं ना, एक बार बी और सी ब्रैकेट के अंदर है और एक बार ए और बी ब्रैकेट के अंदर है। तो योग में ये सहचर्य होते हैं, ये दोनों बराबर हो जाते हैं, और गुना में भी क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। तो हम लोग समझते हैं पहले कैसे बराबर होते हैं। देखिए, किसी तीन संख्या 7, 8, 9 के योग पर विचार कीजिए। इन तीनों का योग पर विचार कीजिए। हम इनको योग इस प्रकार से प्राप्त करते हैं। हम पहले 7 और 8 को जोड़ते हैं। क्या किया हमने, 7 और 8 को जोड़ा हमने, जोड़कर 15 प्राप्त करें। फिर 15 में 9 जोड़कर 24 प्राप्त करते हैं। ठीक, 7 और 8 को जोड़ा गया, 15 प्राप्त हो गया, 15 में फिर 9 को जोड़ दिया गया, तो 15 और 9 24 प्राप्त हो गया। अब हम 8 और 9 को जोड़ते हैं। पहले क्या करेंगे, इसमें 7 और 8 को पहले जोड़ गया, अब क्या करेंगे, 8 और 9 को पहले जोड़ेंगे। ठीक, 8 और 9 को जोड़ते हैं तो 17 प्राप्त करेंगे। ठीक, फिर क्या करेंगे, जो 8 और 9 को हमने जोड़ दिया है, बचा क्या है, 7, तो 7 को फिर जोड़ देंगे। 17 में 7 जोड़ देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें 24 प्राप्त हो जाता है। तो देखिए, इसमें भी 24 प्राप्त हुआ, इसमें भी 24 प्राप्त हुआ। ठीक, 7 और 8 को पहले जोड़ा गया फिर भी में 24 प्राप्त हुआ, और 8 और 9 को पहले जोड़ा गया फिर भी में 24 ही प्राप्त हुआ। ओके, आगे इन दोनों प्रक्रिया में हम देखते हैं कि योगफल 24 प्राप्त होता है। इस प्रकार गुणन की संक्रिया कर गुणनफल को भी देखा जा सकता है। इसी तरह हम लोग गुणनफल को भी देख सकते हैं। जिस तरह हमने जोड़ को देखा, योग को देखा, उसी तरह गुणनफल को भी देखा जा सकता है कि गुणनफल में परिवर्तन होता है या नहीं होता है उसे। अतः योग और गुणन के लिए 3 चर ए, बी और सी के अलग अलग मानों को लिखा जा सकता है। क्या किया जा सकता है, योग और गुणन के लिए 3 चर को अलग अलग ए, बी, सी अलग अलग मानों में लिखा जा सकता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ए मान लिया गया है कोई संख्या, प्लस बी कोई संख्या मान लिया, फिर कोई संख्या सी मान लिया। तो एक बार बी और सी को जोड़ा, फिर एक बार ए और बी को पहले जोड़ा, तो दोनों का मान कितना आता है, बराबर आता है। ये हमने चेक कर लिया है। अब गुना करने में भी सेम आएगा। मान के चलिए हम लोग कोई उदाहरण ले ही लेते हैं, ठीक ना। मान के चलिए ए ले लिए 2, ठीक, गुना, बी ले लिए 3 गुना, सी ले लिए 4, ठीक। तो यहाँ कितना आएगा, 3 गुना 4 कितना आ जाएगा, 3 चौके 12, फिर इधर बाहर कितना है 2, तो 12 दूनी 24, ठीक, 24 आया। फिर मान के चलिए अब इन दोनों को पहले गुना करते हैं। पहले फर्स्ट बार में क्या किया, इन दोनों को गुना किया, अब क्या करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे, ठीक ना। तो करते हैं 2 गुना 3, इन दोनों को पहले करेंगे, फिर लास्ट में करेंगे 4 को, 2 तिया 6, कितना आया 6, और बाहर कितना है 4 है, तो 6 चौके 24। तो देखिए इसमें भी 24 आया, इधर से भी 24 आया। तो आप जिस तरह भी कीजिए, कितना आ रहा है, बराबर ही संख्या आ रहा है, बराबर ही हमारा मान आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 8.1, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज। तिल्लियों के प्रतिरूप बनाने के लिए आवश्यक तिल्लियों की संख्या के लिए चर का प्रयोग कर नियम ज्ञात कीजिए। इसका नियम ज्ञात करना है आपको, कितनी तिल्लियां लगेगी और उसका चर का प्रतिरूप बनाना है, ठीक। तो यहाँ कितनी तिल्लियां हैं, 1, 2 तिल्लियां लग रही है, क्या बनाने में, एल अक्षर बनाने में। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2n, ठीक है। अगर हमें 2l बनाना है तो n की जगह में 2 रख देंगे, तो 2 दूनी 4 तिल्लियां लगेगी। इस तरह हम लोग बढ़ते जाएंगे। n क्या है, वेरिएबल है, चर है। अब यहाँ u बनाना है, u में कितनी लग रही है तिल्लियां, 1 तिल्लियां, 2 तिल्लियां, 3 तिल्लियां। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3n, n की जगह हम लोग xyz कुछ भी ले सकते हैं, abcd कुछ भी ले सकते हैं, ठीक। अब यहाँ अक्षर ई बनाने में, तो ई बनाने में कितना लग रहा है, 1, 2, 3, 4 तिल्लियां लग रही है, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग क्या ले लेंगे, 4n, ठीक। ओके, तो एक ई बनाना है तो n की जगह में 1 रखेंगे, 2 ई बनाना है तो n की जगह में 2 रखेंगे, ठीक। तो पता चल जाएगा हमको कि तिल्लियां कितनी जरूरत पड़ेगी। ओके, अगला, तिल्लियों से बने हुए वर्गों के निम्नांकित प्रतिरूप को देखिए और वह नियम ज्ञात कीजिए। प्रतिरूप को देखना है और नियम ज्ञात करना है। ओके, तो चलते हैं हम लोग। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि क्या है, जो वर्ग संख्याओं के पदों में आवश्यक तिल्लियों की संख्या देती है, जो वर्गों की संख्या के पदों में आवश्यक तिल्लियां को देती है। देख पा रहे होंगे यहाँ कितना है, 1, 2, 3, 4, कितनी तिल्लियां की जरूरत हो रही है, 4 तिल्लियां की जरूरत हो रही है एक वर्ग बनाने में। तो यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 ये ले लिए। अब यहाँ n कर देते हैं, तो एक वर्ग बनाने में यहाँ n बराबर 1 ले लेंगे, 2 वर्ग बनाने में n बराबर 2 ले लेंगे। तो मान के चलिए n बराबर 2 लेते हैं, ठीक। तो 4 गुना 2 8 है। तो देख सकते हैं, आप काउंट कर सकते हैं कि 8 तिल्लियां लगी है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओके, तो इसी तरह कितनी तिल्लियां लगी, 8 तिल्लियां लगी। ओके, 8 माइनस 1 हो रहा है, आप समझ सकते हैं, n माइनस 1, 4 माइनस 1, ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसमें कितना हो रहा है, 4n ही हो रहा है। ओके, 4n ही हो रहा है। ओके, प्रश्न संख्या 3 से 8 तक व्यंजक प्राप्त कीजिए। प्रश्न संख्या 3 से 8 तक क्या करना है, व्यंजक प्राप्त करना है, मतलब x प्लस जेड, x प्लस वाई, मतलब कितना जोड़ना है, चर में कुछ संख्या जोड़ करके दिखाना है। ओके, यहाँ का प्रश्न आपको समझ में आएगा पूरा। जो वर्गों की संख्या के पदों में आवश्यक तिल्लियों की संख्या देती है, वर्गों की पदों में तिल्लियों की संख्या देती है, यहाँ 4 कितना होगा, 4n ही होगा। ओके, क्योंकि एक वर्ग में कितनी संख्याएं हैं, 4 है, ठीक, क्लियर है। अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो x से 7 अधिक है। क्या कह रहा है, x से 7 अधिक है, ठीक, क्लियर हो गया।
अगला प्रश्न क्या है, गीता की वर्तमान उम्र कितनी है, वायु वर्ष है। ठीक, गीता की वर्तमान उम्र कितनी है, वायु वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले उसकी उम्र क्या थी, तो 5 वर्ष पहले उसकी उम्र क्या थी, यह कह रहा है। ठीक, तो 5 वर्ष पहले, ठीक ना, यहाँ क्या कहा जा रहा है, 5 वर्ष पहले, तो क्या करेंगे हम लोग, y में 5 माइनस कर देंगे। 5 वर्ष पहले, अगर बाद में क्या होगा बोलता तो जोड़ देते, लेकिन यहाँ पहले कहा गया इसलिए घटा देंगे। ओके, क्लियर है। अगला प्रश्न क्या है कि एक बांस की लंबाई 8 मीटर है। कितनी है, 8 मीटर है। इससे x मीटर का एक टुकड़ा काट लिया जाता है, x मीटर का एक टुकड़ा काट लिया जाता है, तो दूसरे टुकड़े की लंबाई क्या होगी कह रहा है। ठीक, टोटल कितनी है, 8 मीटर है, उससे x मीटर काट लिया गया, तो दूसरे टुकड़े की लंबाई क्या हो जाएगी, टोटल में से x घटा देंगे तो जो बचेगा वही हो जाएगा दूसरे टुकड़े की संख्या। ठीक ना, लंबाई। ओके, 5वां नंबर, पिंकी रिंकी की छोटी बहन है। पिंकी क्या है, रिंकी की छोटी बहन है। पिंकी रिंकी से 5 वर्ष छोटी है। क्या कहा जा रहा है, पिंकी रिंकी से 5 वर्ष छोटी है। तो यहाँ तो हमें पिंकी जो है रिंकी की छोटी बहन है, तो पिंकी क्या है, रिंकी से 5 वर्ष छोटी है। पिंकी की तो हमें एज पता नहीं है, तो पिंकी की एज मान लेते हैं x। ओके, अब पिंकी रिंकी से 5 वर्ष छोटी है। ठीक ना, मतलब रिंकी की हमें पता नहीं है, तो रिंकी का मान लेते हैं x, है ना। तो पिंकी का जब पता करना है तो क्या करेंगे, रिंकी से 5 वर्ष कम, तो रिंकी का है x, तो रिंकी से 5 वर्ष कम, कम मतलब घटाव कर देंगे। ठीक ना, 5 वर्ष कम, तो ये हो जाएगा हमें पिंकी का निकल जाएगा। समझ पा रहे हैं आप क्लियर से। देखिए, रिंकी का एज को मान लेते हैं x। ठीक, यहाँ क्या कहा जा रहा है कि पिंकी रिंकी से 5 वर्ष छोटी है, तो पिंकी रिंकी से 5 वर्ष छोटी है, तो रिंकी का पता होना चाहिए हमें, तो रिंकी का x मान लिए। अब रिंकी में 5 घटा दिए तो हमें चल गया पता कि पिंकी का क्या है, 5 वर्ष छोटी है, इसीलिए ये हो गया पिंकी का उम्र। क्या आप पिंकी की आयु रिंकी की आयु के पदों में लिख सकते हैं? बिल्कुल, मैंने लिख दिया। यदि रिंकी की आयु x वर्ष है तो मैंने कर दिया है। ठीक है ना, रिंकी की आयु x वर्ष ही लिया है। ओके, आंसर क्या आ जाएगा, x माइनस 5। अगला प्रश्न क्या है, किसी परेड में कैडेट मार्च कर रहे हैं। किसी परेड में कैडेट मार्च कर रहे हैं, एक पंक्ति में 10 कैडेट हैं। एक पंक्ति में कितने हैं, 10 कैडेट हैं। यदि पंक्तियों की संख्या ज्ञात हो तो कैडेटों की संख्या प्राप्त करने के लिए क्या नियम है। ठीक ना, तो यहाँ क्या कहा गया है, पंक्तियों की संख्या क्या लेने के लिए कहा जा रहा है, n का प्रयोग कीजिए। पंक्तियों की संख्या के लिए n का प्रयोग कीजिए, है ना। एक पंक्ति में कितना है, 10 कैडेट है, तो मान के चलिए एक पंक्ति के लिए n ले लिए। ठीक ना, एक पंक्ति n मान लिए हर एक पंक्ति के लिए, तो एक पंक्ति में n बराबर 1 रख देंगे, दूसरी पंक्ति के लिए n बराबर 2 रख देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने कैडेट हैं। ठीक ना, तो जितना हम लोग का पंक्ति रहेगा उतना हम लोग यहाँ n की जगह में रखते जाएंगे, तो हमें कैडेट कितना है उसका संख्या पता चलते जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 10n। ओके, क्लियर है। अगला, अंग्रेजी अक्षर f की प्रतिरूप बनाने के लिए आवश्यक तिल्लियों की संख्या के लिए सारणी को पूरा कीजिए। देख सकते हैं कि f बनाना है, कितना बनाना है, f, तो कितना तिल्लियों की संख्या पड़ रही है, 1 2 3 तिल्लियों की संख्या की आवश्यकता पड़ रही है, तो 3 बनाना है, मतलब 3 तिल्लियों का पड़ रहा है। तो एक बनाने में जब 3 लग रहा है तो एक तिल्ली में 3 लग रहा है। ठीक, तो 3 का 3, तो अगर दो f बनाना है तो n की जगह में 2 रख देंगे, 3 f बनाना है तो f की जगह में 3 रख देंगे, तो इसका मेन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 3n। ओके, क्लियर है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा जो सारणी है उसमें हो जाएगा, हम फिल कर सकते हैं इसको कि यहाँ पर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30। ठीक है, 3 11 जा 33, ऐसा हो जाएगा आंसर। ओके, अब इसे देखिए 9 नंबर क्या कह रहा है, a प्लस बी क्या है, a प्लस बी बराबर है b प्लस a का, तो ये क्रम विनिमय गुण है, क्रम को बदला जा रहा है। ठीक ना, a को बाद में कर दिया, b को पहले कर दिया। इसकी जांच कीजिए, तो जांच करना है, जोड़ में तो जांच करने से सही ही होता है, देख सकते हैं, कर सकते हैं हम लोग। 5 और 6 है, तो 5 प्लस 6 कीजिए 11 ही आएगा, और 6 प्लस 5 कीजिए 11 ही आएगा, 6 प्लस 5 कीजिए क्या आएगा, 11 ही आएगा। ठीक, तो क्रम को यदि हम लोग बदल भी देते हैं तो क्या आ रहा है, बराबर ही आ रहा है, मतलब ये क्रम विनिमय गुण है। अब यहाँ 8 और 3 है, तो 8 प्लस 3 कीजिए या 3 प्लस 8 कीजिए, क्या आएगा, 11 ही आएगा, यहाँ भी 11 ही आएगा। ठीक, क्लियर है, इसीलिए यह क्रम विनिमय नियम को सत्य करता है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, a गुना b बराबर b गुना a। ठीक, गुणान का क्रम विनिमय नियम, इसको सत्यापित कीजिए, इसको सत्यापित करना है। ठीक, तो सत्यापित करते हैं। a कितना दिया हुआ है 0 और b कितना दिया हुआ है 4। ठीक, तो a गुना b, ठीक है ना, तो a गुना क्या है b, तो a करते हैं, a कितना है 0 गुना b कितना है 4, तो 0 गुना 4 कितना आएगा, 0 ही आएगा, और b गुना a मतलब 4 गुना 0 कितना आएगा, 4 गुना 0 भी 0 ही आएगा, तो दोनों में 0 ही आया, मतलब ये सत्यापित है। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए 3 गुना 1 करेंगे, फिर 1 गुना 3 करेंगे, कितना आएगा, 3 का 3 ही आएगा, और यहाँ भी 1 दिया 3 ही आएगा। ठीक, अगला 10 गुना 7 या 7 गुना 10 करेंगे, तो 10 गुना 7 क्या आ जाएगा 70, और 7 गुना 10 क्या आ जाएगा 70। ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग।
यहाँ क्या कह रहा है देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, मतलब मिलाइए। ठीक, कौन? सुमेलित, मेलित मतलब सही चीजों से मिलाइए, सुमेलित सही चीजों से, ठीक ना। कुमेलित रहता तो गलत चीजों से, है ना। सुमेलित सही चीजों से मिलाना है। तो a प्लस बी और b प्लस ए कौन है? क्रम विनिमय है, क्योंकि क्रम बदल रहा है। a प्लस बी था, वहाँ क्या हो गया? b प्लस ए हो गया, क्रम बदल गया। ये क्या हो जाएगा? और ये जोड़ भी है, योग भी है, तो किसमें हो जाएगा? योग का क्रम विनिमयता। ठीक, अब यहाँ पर देखिए a गुना b गुना c, तो a गुना b और b गुना c, मतलब एक बार b और c को ब्रैकेट में लिया गया है, एक बार a और b को ब्रैकेट में लिया गया है। तो ये किसमें होता है? ये हमारा होता है सहचर्य में होता है। ठीक है, ये किसमें होता है? सहचर्य गुणन वाला में। सहचर्य गुणन, सहचर्य गुणन कहाँ है? यहाँ है, सहचर्य गुणन होगा। ठीक, दूसरा a गुना b, b गुना a, यहाँ भी क्रम बदला जा रहा है, लेकिन यहाँ गुणन है, तो यहाँ क्या होगा? गुणन का क्रम विनिमय। ठीक, गुणन का क्रम विनिमय, देखिए यहाँ पर होगा, ये होगा गुणन का क्रम विनिमय नियम। ठीक, फिर क्या है? a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी, मतलब एक बार b प्लस सी को लिया गया है ब्रैकेट में, एक बार a प्लस बी को। तो ये भी क्या है? सहचार्य, लेकिन यहाँ योग वाला है, यहाँ क्या था? गुणन वाला था। तो सहचार्य योग वाला कहाँ पर है? सहचार्य नियम योग वाला हमारा यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर ए नंबर में। ओके, फिर a गुना बी प्लस सी बराबर a को b से गुना कर दिया, फिर a को c से गुना कर दिया। ये किसमें होता है? वितरण गुण में होता है। तो यहाँ पर देखिए गुणन और योग, तो योग पर गुणन का, योग पर गुणन का वितरण नियम। ठीक, इससे हो जाएगा। ओके, तो हमने सारा नियम पढ़ लिया है। अगला, घन एक त्रिविमीय, थ्री डायमेंशनल आकृति होता है। ठीक ना, जैसे कि आकृति में दिखाया गया है, इसके 6 वर्गाकार फलक होते हैं। इसके कितने होते हैं? 6 वर्गाकार फलक होते हैं। ओके, 1 2 3 4 5 6। ठीक, 6 वर्गाकार फलक होते हैं। घन के एक किनारे की लंबाई l है, और हम लोग जानते हैं कि सब तरफ इसका जो भुजा का लंबाई होता है, सब भुजा का लंबाई क्या होता है? बराबर होता है। घन के किनारे की कुल लंबाई के लिए एक सूत्र ज्ञात कीजिए, कुल लंबाई के लिए, समझ रहे हैं ना। तो कुल लंबाई 6 कितने होते हैं? 6 फलक होते हैं, तो क्या हो जाएगा? 6 बार 6 n। ठीक, कितना हो जाएगा? 1 क्यूब के लिए अगर 1 क्यूब का निकाल रहे हैं तो n की जगह में 1 रख देंगे, तो 6 1 का 6। अगर 2 क्यूब का निकालना है तो 6 गुना 2 रख देंगे, तो 6 दूनी 12 फलक का जरूरत पड़ेगा, है ना। समझ पा रहे हैं? अगला प्रश्न, बीजीय व्यंजक क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? ठीक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में समझेंगे। अचर मतलब जो ना बदले, अचर संख्या वाली व्यंजक अंकगणितीय व्यंजक कहलाती है। अचर संख्या वाली व्यंजक अगणितीय व्यंजक क्या कहलाती है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाती है। अंकगणितीय व्यंजक के कुछ उदाहरण हैं, देखिए 2 4 गुना 5, 5 प्लस 6 गुना 2, 8 प्लस 14 भागा 7। ये सब क्या है? अचर है, मतलब ये बदलेंगे नहीं। ठीक ना। ओके, यदि अंकगणितीय व्यंजकों में, अंकगणितीय जो व्यंजक हैं इनमें a b c या x y z जैसे चरों का प्रयोग, चर मतलब जो बदले, चरों का प्रयोग करें तो हमें निम्नलिखित व्यंजक प्राप्त होंगे। जैसे कि देखिए 2 के साथ ये चर लगा दिया, 4 के साथ b चर लगा दिया, और 5 के साथ c चर लगा दिया। यहाँ भी 5 के साथ ये चर लगा दिया, और 3 के साथ ऐसा। ठीक, मतलब हर अचर के सामने चर लगा दिया। ठीक ना, इत्यादि। उपयुक्त व्यंजकों में संख्या और चर क्या है? संख्या भी है और चर भी है का प्रयोग हुआ है। ऐसे व्यंजक को बीजीय व्यंजक कहते हैं। बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं? जिसमें चर और अचर दोनों होता है। ठीक है, क्लियर है? आगे देखिए, हम जानते हैं कि अंकगणितीय व्यंजक 3 गुना 2 प्लस 5 का मान सरलता से निकाला जा सकता है कि नहीं। जैसे कि मान के चलिए 3 गुना 5 है, तो 3 दूनी 6 प्लस 5, तो 6 5 11, आसानी से निकाल दिए हम लोग, है ना। अगला, लेकिन बीजीय व्यंजक मतलब चर भी है और अचर भी है, लेकिन बीजीय व्यंजक 5x माइनस 3 का मान सरलता से निकाल नहीं सकते हैं। ठीक ना, तो क्या होता है? x एक चर है, x एक चर है, मतलब x बदल सकता है। ठीक, अतः इसका मान स्थिर नहीं रहता है। यदि चर x का मान दिया हो तभी 5x माइनस 3 का मान स्थिर होगा। यदि x का मान दे दिया है तभी यह स्थिर हो सकता है, अन्यथा स्थिर नहीं होगा। ठीक, यदि मान के चलिए x का मान 3 दे दिया, ठीक ना, तो हम लोग इसको इजीली सोल्व कर लेंगे। 5x था माइनस 3 था, तो x का मान 3 दे दिया, तो क्या हो गया? 5 गुना 3 माइनस 3, तो 5 दिया 15 माइनस 3, तो 15 में 3 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 12। क्लियर हो गया। ठीक, अब हम देखते हैं कि बीजीय व्यंजक कैसे बनाए जाते हैं। बीजीय व्यंजक x प्लस 5 कैसे बनाया गया? x में 5 जोड़ने पर 8 को b से गुना करने पर, 8 को b से गुना करने पर, n माइनस 6, n में से 6 घटाने पर। ठीक, ऐसे बनता है बीजीय व्यंजक। देख पा रहे हैं m बटे 3, मतलब m को 3 से भागा देने पर, 2x प्लस 5, मतलब पहले x को 2 से गुना कर, गुणनफल में 5 जोड़ने पर, गुणनफल जो आया उसमें 5 जोड़ने पर। ठीक, अगला क्या है? इसी प्रकार कई व्यंजक बनाए जा सकते हैं, है ना। व्यवहारिक
परिस्थितियों में चर का प्रयोग, व्यवहारिक परिस्थितियों में चर का प्रयोग कैसे करते हैं। हमारे सम्मुख अनेक व्यवहारिक परिस्थितियां आती है जहां हम चर का प्रयोग कर व्यंजक का उपयोग करते हैं। ठीक, जैसे कि व्यवहारिक परिस्थितियां, सुबोध के पास कृष्णा से 5 अधिक पेंसिल है। ठीक, सुबोध के पास कृष्णा से 5 अधिक पेंसिल है, तो कृष्णा को मान लेंगे कुछ x, ठीक ना। तो कृष्णा का मान लिए x, तो कृष्णा से 5 अधिक, कृष्णा का कितना माने x माने हैं, तो x से 5 अधिक मतलब x + 5 कर देंगे, ठीक ना। क्लियर है, ओके। अब देखिए, प्रमोद अपने भाई अरुण से 3 साल छोटा है, अपने भाई से 3 साल छोटा है, तो भाई को मान लीजिए x या y कुछ भी मान लीजिए, ठीक ना। और जैसे ही x या y कुछ भी मान लिए तो 3 साल छोटा है, तो x में माइनस कर देंगे 3, तो 3 साल छोटा निकल जाएगा, या y में माइनस कर दिए 3, ठीक ना। अशोक के पिता की उम्र, अशोक के पिता की उम्र अशोक की उम्र से 2 गुने से 10 अधिक है, समझ रहे हैं ना। अशोक के पिता की उम्र जो है अशोक की उम्र से, तो अशोक का उम्र को मान लीजिए x, तो अशोक की उम्र से 2 गुने से 10 अधिक है, तो 2 गुने से 10 अधिक है, ठीक ना। तो इस प्रकार निकल जाएगा। क्लियर है, समझ पा रहे हैं ना कि अशोक के उम्र को x माना था मैंने, तो 2 गुने से 10 क्या है, अधिक है। अगर कम कहता है तो क्या करते हैं, यहाँ माइनस कर देते हैं। ठीक, क्लियर है। अगला, हम ऐसे अनेक दैनिक परिस्थितियों के लिए व्यंजक का प्रयोग कर सकते हैं। क्या आप कोई ऐसी 3 परिस्थितियों में व्यंजक का प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा कह रहे हैं, ठीक ना। आज से 10 साल पहले, आज से 10 साल पहले चर का प्रयोग कीजिए, फिर व्यंजक का प्रयोग करना है। ठीक, चर का प्रयोग फिर व्यंजक का प्रयोग, है ना। चर का प्रयोग क्या हो जाएगा, चर का प्रयोग मान के चलिए आज से 10 वर्ष पहले रीमा की उम्र, तो रीमा की उम्र मान के चलिए x है, रीमा की उम्र मान के चलिए x है, माना कि रीमा की उम्र x यहाँ लिख दिए, फिर यहाँ क्या लिख देंगे कि माना कि रीमा की उम्र कितना है x है, तो 10 साल पहले, तो पहले में घटा देंगे। क्लियर है। सेब की टोकरी में सेबों की संख्या संतरों की संख्या संतरों की संख्या से 12 कम है। देख रहे हैं ना क्या कह रहा है कि सेब की टोकरी में सेबों की संख्या संतरे की टोकरी में से संतरे की संख्या से 12 कम है। तो पहले तो हम लोग संतरे की संख्या निकालेंगे, तो माना कि संतरा की संख्या x, ठीक, तो सेब कितनी कम है, संतरे की संख्या से 12 कम है, कम के लिए माइनस कर दिए। ठीक, क्लियर है। अगला प्रश्न क्या है, कार की गति साइकिल की गति से 3 गुने से 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो क्या कर रहा है, माना कि साइकिल की गति, कार की गति साइकिल की गति से 3 गुनी, तो साइकिल की गति पहले पता कर लेंगे, ठीक ना। तो साइकिल की गति मान के चलिए x मान लिए, ठीक, तो फिर क्या कर रहा है कि साइकिल की गति कितना मान लिए, x मान लिए, तो कार की गति जो है वो साइकिल की गति से कितनी है, 5 गुने है, और नहीं 3 गुने है, 3 गुने है, और 5 अधिक है, 5 क्या है, अधिक है, अधिक मतलब जोड़ देंगे। ठीक, तो कितना हो जाएगा 3x और प्लस 5, ये हो जाएगा आंसर, ठीक ना, यहाँ पर ये हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न वाली 8.2 को अब बनाते हैं हम लोग। दीपक और निकिता 2 संख्या 2 और 5 तथा एक चर x लेकर व्यंजक बनाने का खेल खेलती हैं। शर्त यह है कि प्रत्येक व्यंजक में x हो, प्रत्येक व्यंजक में क्या होना चाहिए, x हो, तथा जोड़ और घटाव में से एक तथा जोड़ या घटाव में से एक तथा गुना और भाग में से एक सक्रिय को ली जा सकती है। दीपिका और निकिता के खेल को पूरा कीजिए तथा इनके द्वारा बनाए गए व्यंजकों को लिखिए। तो क्या क्या होगा, क्या कहा गया है कि मान के चलिए दोनों के साथ चर होना चाहिए, एक चर लेकर व्यंजक बनाने का खेल खेलती हैं। मान के चलिए एक चर x लेकर के, ठीक, तो यहाँ क्या कर सकते हैं कि x हो, शर्त यह है कि प्रत्येक व्यंजक में x हो तथा जोड़ या घटाव में से एक तथा गुना या भागा में से एक हो, ठीक ना। तो प्रत्येक व्यंजक में से x हो और जोड़ या घटाव में से एक चीज हो, ठीक ना। तो प्रत्येक व्यंजक में से क्या ले लिए, x ले लिए, ठीक, तो 2 + x ऐसा ले लिए, ठीक ना। ओके, क्लियर है। तो 2x, ठीक ना। तो ऐसा नहीं, यहाँ गुना और भागा भी कहा रहा है, तो ऐसा हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ क्या ले लेंगे, 2x, यहाँ पर गुना हो गया, ठीक, और यहाँ घटाव कर देंगे 5 से, ठीक है ना, तो हो जाएगा। अब मान के चलिए 2/x, ठीक, तो यहाँ भागा में हो गया और +5 लिख दिए, तो प्लस में भी हो गया, भागम भी हो गया, गुणम भी हो गया, घटाव भी हो गया, ठीक, सभी तरह से हो गया। तो इसी तरह हमें अलग अलग तरह का बनाना है। ओके, अब इसे देखिए, निम्नलिखित में से कौन केवल संख्या वाले व्यंजक है, केवल और केवल संख्या वाले व्यंजक है, मतलब चर जिसमें नहीं है, ठीक, तो वे कौन कौन है, वे हैं, ये है, ठीक, फिर दूसरा ये है, फिर ये है, फिर ये है ना, और बाकी तो सब चर वाले भी हैं, चर भी है, यहाँ भी चर है, यहाँ भी चर है, यहाँ भी चर है, यहाँ भी चर है ना, ठीक है, क्लियर है। तो समझ गए चर किसका किसका है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें भी चर है, इसमें भी चर है, और बाकी सब अचर वाले, मतलब व्यंजक वाले, ठीक, कौन सी संख्या वाले व्यंजक है, ठीक।
कौन से संख्या वाले व्यंजक हैं? व्यंजकों को लिखिए। अच्छा, व्यंजक लिखना है, मतलब समझ रहे हैं। व्यंजक मतलब क्या होता है? जिसमें चर और अचर दोनों होता है, ठीक है ना? जिसमें चर और अचर दोनों होता है। ओके, क्लियर है? प्रश्नावली 8.2 बनाएगा, है ना? तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। दीपा और निकिता दो संख्याएं 2 और 5 तथा एक चर x लेकर व्यंजक बनाने का खेल खेलती हैं। शर्त यह है कि प्रत्येक व्यंजक में x हो तथा जोड़ या घटाव में से एक तथा गुना और भागा में से एक संक्रिया को ली जा सकती है। ठीक, मतलब x भी होना चाहिए, जोड़ या घटाव में से कोई एक चीज होना चाहिए और गुना या भागा में से कोई एक चीज होना चाहिए। ठीक, दीपा और निकिता के खेल को पूरा कीजिए तथा इसके द्वारा बनाए गए व्यंजकों को लिखिए। ठीक है ना? तो लिखते हैं हम लोग। यहाँ क्या कहा गया है? गुना या भागा में से एक होना चाहिए, तो 2 गुना 5 गुना कर दिया हमने, और जोड़ या घटाव में से एक होना चाहिए तो घटा दिया x से। ठीक है, तो गुना भी हो गया और घटा भी हो गया। अब गुना या भागा में से एक चीज होना चाहिए, तो लिख देते हैं हम लोग। यहाँ लिख सकते हैं 5/2 और प्लस x। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ओके, तो और अलग अलग तरीके से जो भी हो सकता है आप लिख सकते हैं। ओके, अब अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पर देखिए। निम्नलिखित में से कौन केवल संख्या वाले व्यंजक है? कौन केवल संख्या वाले व्यंजक है ना? जिसमें चर और अचर नहीं बोला गया है, इसमें केवल संख्या वाले व्यंजक कौन है पूछा जा रहा है, संख्या वाला। तो केवल संख्या कहाँ दिख रहा है आपको? मात्र इसमें केवल संख्या है, इसमें भी संख्या केवल है, इसमें भी संख्या केवल है, ठीक ना? इसमें भी संख्या केवल है। ठीक, संख्या वाले ये आपके व्यंजक हो गए। क्लियर? अगला प्रश्न क्या है। उदाहरण देखकर निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। देखिए पहला उदाहरण दिया गया है 2y-5, 2 और y के गुणनफल में से 5 घटाने पर, 2 और y के गुणनफल में से मतलब गुना करने के बाद जो फल आता है उसमें क्या घटाया गया है? 5। उसी तरह आपको लिखा जाना है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग? m में से 12 घटाने पर लिख देंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे? 2 और y के गुणनफल को 5 से भागा देने पर, इसको लिख सकते हैं। ठीक, फिर अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या हमारा कि l में 7 जोड़ने पर लिख देंगे, बस। क्लियर? अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या है? यहाँ लिख सकते हैं 3 और x के गुणनफल में 6 जोड़ने पर लिख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हमारा x को 5 से भाग देकर x को 5 से भाग देने पर, x को 5 से भाग देने पर जो भागफल आता है उसमें 5 घटाने पर, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं 3 और m के गुणनफल में 4 जोड़ने पर लिख सकते हैं। ठीक ना? -3 और m के गुणनफल में 4 जोड़ने पर लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या होगा कि 6 को 2 और y के गुणनफल से घटाने पर लिख सकते हैं। ठीक ना? आसान है, जो दिख रहा है उसी को क्लियरली आपको लिख देना है। ओके, अगला क्या है? देखिए गणितीय संक्रियाएं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जोड़ घटाव गुना भाग तथा चर x y m n का प्रयोग कर निम्नलिखित कथनों के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो ये सब यूज करके और ये सब यूज करके आपको व्यंजक प्राप्त करना है। ओके, तो हम लोग प्राप्त करते हैं क्या है? किसी संख्या से 2 कम के लिए, तो मान के चलिए किसी संख्या क्या है? x है, तो x के लिए 2 कम। ठीक ना? किसी संख्या से 2 कम। ओके, क्लियर? अगला प्रश्न, दी गई संख्या 17 में कोई संख्या जोड़ने पर, तो कोई संख्या जोड़ने पर मान के चलिए y संख्या जोड़ने पर, 17 में क्या किया? y संख्या जोड़ने पर। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि रीता के उम्र को एक चर मानकर उनकी 3 वर्ष छोटी बहन की उम्र के लिए, ठीक, तो रीता की उम्र को कोई चर मान लेते हैं m। ठीक, और उससे 3 वर्ष छोटी है तो माइनस कर देते हैं 3। ठीक है, तो उसकी बहन की उम्र पता चल जाएगा। ओके, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है सोनू का वजन x किलोग्राम है। ठीक, वह अपने वजन से के दुगुना से 15 किलोग्राम कम वजन उठाता है। देखिए वह उसका वजन कितना है? x है, x अपने वजन के 2 गुने से, तो 2 गुने से 15 किलोग्राम कम वजन मतलब घटाव कर दिए, ये क्या हो जाएगा? 2x - 15। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? वर्ग 6 में विद्यार्थियों की संख्या वर्ग 5 में विद्यार्थियों की संख्या की दुगुना से 20 कम है, तो वर्ग 6 में विद्यार्थियों की संख्या के लिए क्या लेंगे हम लोग? ठीक, तो वर्ग 6 में विद्यार्थियों की संख्या वर्ग 5 के विद्यार्थियों से दुगुना है, तो विद्यार्थी 5 की संख्या से दुगुना है, तो पहले 5 का पता रहेगा तब तो हम लोग जानेंगे कि विद्यार्थी 6 का कैसे 5 क्लास से दुगुना है। ठीक ना? तो मान लिया कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों का संख्या कितना है? n है। ठीक, तो कक्षा 6 की क्या कहा जा रहा है? कक्षा 6 की विद्यार्थियों की संख्या 5 के विद्यार्थियों की संख्या से दो गुने है, तो इस 2 गुने है कक्षा 5 की संख्याओं से 2 गुने है किसकी? कक्षा 6 की संख्या। अब 2 गुने से 20 कम भी है, कितने हैं? 20 कम है, कम मतलब माइनस। ठीक है, तो क्लियर? यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा हमारा x गुना 2 माइनस 20, तो क्या हो जाएगा? 2x - 20। ठीक है, 2x - 20 आंसर हो जाएगा। ओके, अगला एक आयताकार होल है। ठीक, एक आयताकार होल है ना, कि लंबाई और चौड़ाई के 3 गुने से 7 मीटर कम, तो मान चलिए लंबाई क्या हो गया? x और चौड़ाई कितना हो गया? y। ठीक है ना? तो लंबाई मान के चलिए, लंबाई और चौड़ाई के 3 गुने से 7 मीटर कम, ठीक ना? कम मतलब घटा दिए, तो क्या हो जाएगा? 3xy - 7 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3xy - 7। ओके, ठीक ना? लंबाई और चौड़ाई के 3 गुने से 7 कम। ठीक ना? क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए क्या है।
कि एक बस 1 प्रति घंटा की चाल से रांची से दुमका जा रही है। क्या कर रही है? रांची से दुमका x किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जा रही है, इतना स्पीड से जा रही है। ठीक है, 3 घंटा चलने के बाद ड्राइवर को पता चलता है कि अभी दुमका 30 किलोमीटर क्या है, 30 किलोमीटर दूर रह गया है। ठीक है ना, इतना बच गया है, शेष दूरी इतना बच गया है। तो रांची से दुमका की दूरी के व्यंजक प्राप्त कीजिए और संकेत दिया गया है कि दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। ठीक है ना, तो हम लोग जानते हैं कि पहले क्या करना है हमें कि कितना दूरी तय किया है उसे पहले निकालते हैं। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी का फॉर्मूला होता है चाल कितना है? x है, चाल गुना समय कितना है? तय की गई दूरी कितना है? समय कितना है? समय है हमारा 3। ठीक है, तो तय की गई दूरी हो गया, अभी जो तय किया है उतना दूरी कितना हो गया? 3 गुना x मतलब 3x। ठीक, तय की गई दूरी। अब टोटल दूरी हम लोग निकालेंगे, तो टोटल दूरी कैसे निकलेगा? देखिए, तय मतलब कुल दूरी निकालने के लिए कुल दूरी कैसे निकलेगा कि जो तय की गई दूरी में घटा देंगे शेष दूरी को, जो बचा हुआ दूरी को। ठीक है ना, तो तय की गई दूरी कितना है? 3x हमने निकाला अभी। ठीक है ना, और माइनस शेष कितना दूरी है? 30 किलोमीटर बचा है, तो 30 किलोमीटर आंसर क्या हो जाएगा? 3x माइनस 30। क्लियर है? ठीक, अगला प्रश्न, व्यंजक प्राप्त कीजिए। यहाँ क्या करना है? हमें व्यंजक प्राप्त करना है। ओके, प्रश्न 6 से 8 तक हमें व्यंजक प्राप्त करना है। मीना की वर्तमान आयु y वर्ष दी हुई है। मीना की वर्तमान मतलब अभी का आयु कितना दिया हुआ है? y वर्ष दिया हुआ है। कितना? y वर्ष। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखिए, आज से 5 वर्ष पहले मीना की आयु क्या थी होगी? 5 वर्ष पहले कितना थे होगी? तो घटा देंगे 5 वर्ष। ठीक ना, पता चल जाएगा 5 वर्ष पहले कितना था। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? आज से 10 वर्ष बाद मीना की आयु क्या होगा? तो आज कितना है? y है, तो y आज से 10 वर्ष बाद जोड़ देंगे, बस क्लियर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 7 कि x 3 और 5 का प्रयोग कर 4 व्यंजक प्राप्त कीजिए। ध्यान रहे कि प्रत्येक व्यंजक में x 3 और 5 अवश्य रहे, है ना। प्रत्येक व्यंजक में क्या करना है? x 3 और 5 हमेशा रहना ही रहना है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको क्या? 3x + 5 या 5x + 3 या लिख सकते हैं x 3x - 5 या 5x - 3, ऐसा लिख सकते हैं। 4 व्यंजक मिल गया। ठीक है ना, बहुत सा और कुछ भी बन सकता है ना। चलिए अगला प्रश्न 8 नंबर में क्या है? देखिए, x बराबर 4 दिया हुआ है, y बराबर 2 दिया हुआ है, के लिए निम्नलिखित व्यंजकों का मान ज्ञात कीजिए। तो ये व्यंजकों का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना, मतलब x दिया हुआ है कितना? 4 और y दिया हुआ है 2, तो x के जगह में 4 रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा? x की जगह में जब 4 रखेंगे तो 4 बटे नीचे कितना है? 2 है प्लस 5, तो 4 बटे 2, तो इसको 2 से 2 भाग करेंगे तो 2 × 2 2 दूनी 4, तो यहाँ कितना हो गया? 2 हो गया, इधर 4 है, 2 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह करना है आपको। फिर क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? 3 गुना 3y - 4 है, तो 3y की जगह में क्या है? y कितना है? 2 है, तो y की जगह में 2 लिख दिए और -4, तो -4 लिख दिए, तो 3 दूनी 6 - 4 कितना हो जाएगा? 6 में 4 घटाएंगे तो 2 आंसर। ठीक है ना, दूसरा का 2 आंसर हो गया। तीसरा में 5x - 2y, तो 5x कितना है? 4 है, तो 4 - 2y, 2y कितना है? 2 है, तो यहाँ 2 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 4 बचे 20 माइनस 2 दूनी 4, 20 में 4 घटाएंगे तो 16 आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला 12 - 2x। ठीक, तो 12 - 2x कितना है? x है हमारा 4, तो 4 से गुना कर दीजिए, तो 12 - 2 चौके 8 आंसर हो गया। क्लियर है? अगला को आप बनाइएगा खुद से। ओके, चलते हैं हम लोग। अब बीजीय समीकरण के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, है ना। बीजीय समीकरण क्या होता है? मीना और सीमा के द्वारा बनाए गए प्रतिरूप में तिल्लियों की संख्या बनाए गए प्रतिरूप भी की संख्या पर निर्भर है। क्या पर निर्भर है? भी की संख्या पर निर्भर है। ओके, भी की संख्या पर कैसे निर्भर है आप देख सकते हैं। जैसे कि देखिए, सारणी से स्पष्ट है कि भी के 2 तिल्लियां, जैसे कि देख पा रहे 1 2 तिल्लियां की आवश्यकता पड़ती है। ठीक ना, अतः यदि बनाए गए प्रतिरूप की संख्या n हो तो कुल कितनी पड़ रही है? 2 की तिल्लियां की जरूरत पड़ रही है, इसलिए 2n हो जाएगा। ठीक ना, कुल आवश्यकता तिल्लियों की संख्या 2n। ठीक, अब श्याम कहता है कि 12 तिल्लियों से कितने प्रतिरूप बनेंगे? क्या कह रहा है? 12 तिल्लियों से कितने प्रतिरूप बनेंगे, है ना। तो इसमें क्या कर देंगे हम लोग? 2n बराबर 12 हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए कुल तिल्लियों की संख्या वो दिया हुआ है। ठीक है, कुल तिल्लियों की संख्या कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है, और हमें पता करना है क्या कि कितनी प्रतिरूप बनेगी। ठीक है, तो कितनी प्रतिरूप बनेगी वो निकालना है। तो हमें क्या निकालना है कि n निकालना है। ठीक है, n निकालना है, तो n निकालने के लिए क्या कर देंगे हम लोग? इसको डिवाइड में भेज देंगे। ओके, देखिए ऐसा मान के चलिए, यहाँ 2n है बराबर 12 है,
एन निकालना है हमें, है ना। तो एन बराबर क्या हो जाएगा 12/2। ये गुना में है तो नीचे जाके क्या हो जाएगा भागा में चल जाएगा। बराबर के उस साइड कभी भी गुना वाला चीज क्या में हो जाता है भागा में हो जाता है, और भागा वाला चीज गुना में हो जाता है, गुना वाला चीज भागा में हो जाता है, और जोड़ वाला घटाव में, घटाव वाला जोड़ में हो जाता है। ठीक है, तो 2 से भागा करेंगे तो 2 × 2 2 6 12, तो आंसर क्या हो जाएगा 6। ठीक, अगला अब देख सकते हैं एक प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं जो चर n के एक निश्चित मान के लिए सत्य है। ठीक, आइए हम पता लगाते हैं कि n के किस मान के लिए ऊपर का प्रतिबिंब सही है। ये जो ऊपर प्रतिबिंब दिया हुआ है 2n = 12 किस मान पर सही होगा, मतलब n में क्या रखेंगे जो कि 12 आ जाएगा। ठीक ना। तो n का मान के चलिए 1 रखा जाए तो 2 × 1 कितना होगा 2 ही होगा। ठीक, तो नहीं आया। 2 रखा गया तो 2 दूनी 4 आया। ठीक, ऐसे करते करते 6 जब रखा गया तो 2 × 6 = 12 आ गया। तो यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब मिल गया। ठीक ना। तो यहाँ हम देखते हैं कि केवल n = 6 के लिए दिया गया प्रतिबिंब सही संतुष्टि हुआ। ठीक, समीकरण इक्वेशन समीकरण ऐसा प्रतिबिंब होता है जो चर के एक निश्चित मान के लिए संतुष्ट होता है। एक निश्चित मान के लिए ही संतुष्ट होता है, जैसे कि ना 1 से हुआ, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, कुछ से नहीं हुआ, किससे हुआ 6 ही से हुआ। ठीक है, एक निश्चित मान से ही संतुष्ट होता है, अर्थात इसके दोनों पक्ष बराबर होते हैं। और दोनों पक्ष क्या होते हैं बराबर होते हैं। ठीक, बाईं पक्ष और दाईं पक्ष। प्रयास कीजिए। चर x संख्या 6 और 24 का प्रयोग कर कोई 3 प्रतिबिंब प्राप्त कीजिए। ठीक, चर संख्या x संख्या 6 और 24 का प्रयोग करके क्या कीजिए कोई 3 प्रतिबिंब प्राप्त कीजिए। ठीक ना। तो यहाँ कैसे बनेगी x + 6 = 24, एक ऐसा बन सकती है प्रतिबिंब। दूसरा x - 6 = 24। ठीक, फिर तीसरा क्या बन सकता है, तीसरा बन सकता है कि 6x = 24, और मतलब 6-7 बहुत अधिक बन सकते हैं। ठीक ना, लेकिन 3 ही बोला है इसीलिए हमने 3 बना दिया। ठीक, अब अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित प्रतिबिंबों पर विचार कीजिए और बतलाइए कौन समीकरण है इनमें से कौन समीकरण नहीं है, कौन समीकरण है और कौन समीकरण नहीं है वो बताना है आपको। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि आप जो रखिएगा इधर वो इसके बराबर आएगा। ठीक है ना, तो समझ जाइए कि क्या होगा, वो समीकरण है। तो समीकरण वैसे तो देखने पे लग रहा है कि यह समीकरण है ना। यह समीकरण नहीं है, यह भी यह समीकरण नहीं है, यह भी समीकरण नहीं है, क्योंकि बराबर आना चाहिए। ठीक है ना, यह भी समीकरण है, मतलब समीकरण मात्र 1 है और 2 हैं और 3 है, मात्र 3 है समीकरण। ठीक, अगला प्रश्न, x का 5 अलग अलग मान लेकर नीचे दी गई सारणी को पूरा करते हुए बतलाइए कि प्रतिबिंब 5x = 30 को x का केवल एक मान संतुष्ट करेगा। कौन मान संतुष्ट करेगा उसको बताना है। ठीक, तो मान के चलिए संतुष्ट तो करेगा आपका, कौन करेगा 5 गुना, अगर x का मान लेते हैं हम लोग, x का मान यदि लेते हैं, x का मान 6 लेते हैं तभी संतुष्टि हो पाएगा, है ना। तो 5x का मान 5 × 6 5 × 30 आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो इधर भी 30 है और इधर भी 30 हो जाएगा, तो यहाँ पर हाँ होगा। ठीक है, अब बाकी जगह नहीं होंगे, जैसे कि 5 गुना अगर 1 करते हैं, x का मान यदि 1 लेते हैं, ठीक, तो 5 का 5 आएगा। ठीक, फिर 2 लेते हैं, दूसरे नंबर में अगर 2 लेते हैं तो 10 आएगा, तीसरे नंबर में 3 लेते हैं तो 5 दिया 15 आएगा। ठीक, चौथा नंबर में अगर 4 लेते हैं तो 5 चौके 20 आएगा। ठीक, 5वां लेते हैं तो 25 आएगा। ठीक, लेकिन 6 जब लेंगे तभी वो संतुष्टि होगी। क्लियर है। अब हम समीकरण x + 4 = 9 के लिए एक सारणी बनाएंगे। ठीक, कब इसमें बराबर आएगा, तो मान के चलिए कि हमने क्या किया, x = 2 लिया। ठीक, जब 2 लिया हमने तो 2 और 4 कितना हुआ 6 हुआ। फिर यदि 3 लिया हमने तो 3 और 4 कितना हुआ 7 हुआ। फिर यदि 4 लिया हमने तो 4 और 4 कितना हुआ 8 हुआ, लेकिन लाना हमें कितना है 9। तो फिर हम लेते हैं यहाँ 5, तो 5 और 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। मतलब कब संतुष्टि हुआ, x के बराबर हमने 5 रखा तब संतुष्टि मिला। ठीक, क्लियर है। यदि 6 रखते हैं तो 6 और 4 कितना हो जा रहा है 10 हो जा रहा है। अगर 7 रखते हैं तो 7 और 4 कितना हो जा रहा है 11 हो जा रहा है। संतुष्टि कब मिला 5 पर ही मिला। ठीक, इसी प्रकार सारणी से संतुष्ट हो जाता है कि केवल x = 5 समीकरण, x = 5 ही रखते हैं हम लोग तभी संतुष्टि मिलती है। ठीक, x = 5। ओके, समीकरण x + 4 = 9 का हल है। x का कोई अन्य मान हल नहीं है। ठीक, अतः एक चर वाले समीकरण का केवल एक ही हल होता है। एक चर वाले समीकरण का एक ही हल होता है। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। प्रयास कीजिए में क्या दिया है देखिए, निम्नलिखित में प्रत्येक समीकरण का सही हल चुनिए। कौन सा सही हल है उसे चुनना है। दी हुई अन्य संख्याएं हल नहीं है और क्यों उसे भी बताना है। ठीक, तो क्या 2 रखने पर यहाँ 2 और 3 5 होंगे, 7 तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक,
4 यदि यहाँ रखते हैं तो 4 और 3 7 हो जाएगा, 5 रखते हैं तो 5 और 3 8 हो जाएगा, मतलब केवल 4 से सही होगा, ठीक, 4 से यह संतुष्ट हो पाएगा। अब यहाँ देखिए, अगर 11 रखते हैं, 11 m की जगह में यदि हम लोग 11 रखते हैं तो 11 में 7 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, मतलब 11 से संतुष्ट हो जाएगा। 12 रखते हैं तो 12 में 7 घटाते हैं तो 5 आ जाएगा, मतलब बराबर नहीं होगा। फिर यदि 15 भी रख देते हैं तो 15 में 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बच जाएगा, तो फिर भी में ये बराबर नहीं होगा, ठीक है। अब तब इसमें आंसर क्या होगा, केवल 11 होगा, इसमें आंसर क्या होगा 4। अब इसमें देखिए 4p, p की जगह में क्या रखेंगे 7 रखेंगे, अगर p की जगह में 7 रखते हैं तो 7 और ये 4 7 चौके 28 यार यहाँ 20 है, ठीक। फिर अगर 9 रखते हैं तो 4 9 36 आता है, यहाँ पर 20 है। यदि 5 रखते हैं तो 4 बचे 20, तब अगर p की जगह में 5 रखने पर सही आंसर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यदि हम लोग क्या रखते हैं 20 रखते हैं तो 20 ऊपर रखते हैं, मान चलिए 20 ऊपर रख देते हैं, ठीक ना। 20 ऊपर रखने पर नीचे 5 है तो 5 का 5 5 चौके 20, मतलब 4 आ रहा है, यहाँ लाना हमें 5, ठीक ना। फिर लेते हैं हम लोग 25 को, तो ऊपर 25 रख दिए, नीचे तो 5 है ही, तो 5 का 5 5 25 25, 5 लाना था 5 आ गया, तो बिल्कुल ये सही होगा, ये संतुष्टि कर लेगा 25। अब 30 रख के देते हैं, रख के देखते हैं, ठीक। तो यदि हम लोग 30 रखते हैं x की जगह में और नीचे तो 5 है, तो 5 का 5 5 छक 30, तो 6 आ रहा है, यहाँ पर 5 है, मतलब संतुष्ट कौन कर पाया, केवल 25 कर पाया, ठीक ना। नीचे दी गई सारणी को पूरा कीजिए और इसकी सहायता से समीकरण n-6 बराबर 3 का हल प्राप्त कीजिए, है ना। तो n का मान यदि हम लोग रखते हैं 7, ठीक ना, तो 7 माइनस 6 करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 7 माइनस जब 6 करेंगे तो 1 आएगा, ठीक। फिर 8 यदि रखते हैं, 8 माइनस 6 करेंगे तो 2 आएगा। फिर 12 रखते हैं, 12 माइनस 6 करेंगे तो 6 आएगा, लेकिन हमें लाना कितना है, 3 लाना है, ठीक। अब यदि 13 रखते हैं, 13 में 6 घटाते हैं तो 7 आएगा, 14 में 6 घटाते हैं तो 8 आएगा, ठीक। फिर आपका 21 में 6 घटाते हैं, कितना, 21 में 6 घटाना है, ठीक। तो कितना बचेगा, 21 में 6 तो 4 और इधर 11 तो 15 बचेगा, ठीक, 15 बच जा रहा है ना। फिर यदि हम लोग 28 रखते हैं, 28 में 6 घटाते हैं तो कितना बच जाएगा, 28 में 6 रखते हैं, 28 में 6 घटाते हैं तो 22 बच जाएगा, ठीक। फिर 24 में यदि 6 घटाते हैं तो 18 बच जाएगा, है ना। मतलब किसी में भी यह मान नहीं आ पाया, ठीक, क्लियर है। आगे चलते हैं, सभी में नहीं 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 होगा, ओके। अगला प्रश्न, नीचे दी गई सारणी को पूरा करें और इसकी सहायता से समीकरण का हल प्राप्त करें, ठीक। समीकरण x का मान ये सब है, समीकरण क्या है, इतना है, ये समीकरण, इसमें मान आपको रखना है x की जगह में और 2 आना चाहिए, ठीक। तो यदि हम लोग रखते हैं, यहाँ पर रख देते हैं, मान के चलिए यहाँ पर रख दिया मैंने, x की जगह में 7 रख दिया, तो 7 बटे नीचे 7 है पहले से, तो 7 का 7 तो 1 बच जा रहा है, यहाँ पर आंसर क्या जा रहा है, 1 आ रहा है, मिलाना कितना है, 2 लाना है। यदि 8 रखते हैं ऊपर, दूसरे नंबर में क्या है 8 बटे 7, तो ये तो पूरा पूरा नहीं विभाजित होगा। फिर 12 रखते हैं तो 12 भी 7 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा। अगर 13 रखते हैं, ऊपर 13 रखते हैं और नीचे 7, तो ये भी पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा, मतलब बराबर नहीं आएगा। अब यदि 14 रखते हैं, ठीक ना, कितना रखते हैं, जब 14 रखते हैं और नीचे 7 होता है तो 7 का 7 7 दूनी 14, हमें लाना कितना था, 2 लाना था, तो कितना रखने पर आ रहा है, 14 रखने पर आ रहा है, ठीक। तो हम जानते हैं कि समीकरण में केवल एक चर वाले समीकरण में क्या होता है, एक ही हल होता है, तो बस एक ही हल होगा और तो नहीं हो सकता है, ठीक ना। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 14 पर ये समीकरण हल प्राप्त करेगा, ठीक। अगला याद रखिए, क्या याद रखने के लिए कहा जा रहा है, देखिए, यदि x एक सांकेतिक संख्या हो तो इसको विभिन्न मान दिया जा सकता है। x यदि एक सांकेतिक संख्या है तो विभिन्न मान दिया जा सकता है। x को बीजीय संकेत या चर कहते हैं, चर मतलब जो बदल सके। सम संख्या का व्यापक रूप 2n है, ठीक, 2n है, जहाँ n कोई भी प्राकृत संख्या है, और विषम संख्या का व्यापक रूप क्या है, 2n प्लस 1, जहाँ n कोई प्राकृत संख्या है। जैसे कि सम संख्या के बारे में लोग जानते हैं, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 10 होता है, ऐसा रहता है। तो यदि 2 की जगह में 1 रखते हैं तो 2 1 2, 2 की जगह में 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4, 2 की जगह में 3 रखते हैं तो 2 3 6, देख रहे हैं ना, सम संख्या में 2n आएगा। लेकिन वही अगर विषम संख्या हम लोग बनाना चाहेंगे तो 2n प्लस 1 कैसे आया, मान के चलिए 2 की जगह में 1 रखे, ठीक, तो 2 1 2 प्लस मान के चलिए 0 रखे सबसे पहले, तो 2 0 0, तो 0 हो गया यहाँ और बचा 1, तो पहला विषम संख्या क्या आ जाएगा, 1। फिर दूसरे नंबर में यदि n की जगह में 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4 और 1, अगर मान चलिए 1 रखते हैं, ठीक है, पहले तो हमने क्या रखा, 0 रखा, ओके, पहले क्या रखा, 2n प्लस 1, n की जगह में 0 रखा, तो 2 गुना हो गया 0 से प्लस 1, तो 2 0 0 प्लस 1, मतलब 1 आया विषम संख्या। फिर दूसरी बार में देखिए क्या आएगा कि 2 को यदि n की जगह में 1 रखे, ठीक, प्लस 1 है तो 2 1 2 प्लस 1, कितना, 2 और 1 3। हम लोग जानते हैं हमारा जो विषम संख्या होता है वो क्या होता है, 1 3 5 7 ऐसे ही जाता है, ठीक है। इसीलिए ये विषम संख्या का हमारा योजक रूप है, योजक रूप विषम संख्या का है और ये सम संख्या का योजक रूप है। क्लियर है, कैसे आया।
अब प्राकृतिक संख्या तो आप जानते ही होंगे, जो 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक जाएगा। और जो पूर्ण संख्या क्या होता है, जो 0 से शुरू होता है, ठीक है। और पूर्णांक क्या होता है, जो माइनस धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। ये सारा चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है, आप देख सकते हैं वीडियोस, ठीक है। अगला प्रश्नावली 8.3 को बनाते हैं हम लोग। नीचे दिए गए प्रतिरूपों को ध्यान से देखिए, देख रहे हैं प्रतिरूप, है ना, ध्यान से देखिए। और बनाने के लिए प्रयोग किए गए आवश्यक तिल्लियों की संख्या के लिए चर का प्रयोग कर नियम लिखिए। क्या नियम हो सकता है चर का प्रयोग करने के लिए, ये कहा जा रहा है, ठीक। तो एक सही पता चलता है, हम लोग जानते हैं इसमें कितना तिल्ली का उपयोग हुआ है, 1 तिल्ली 2 तिल्ली, तो क्या हो जाएगा 2n, ठीक है, क्लियर है। तो 2n का प्रयोग हो जाएगा, है ना। मान के चलिए 2x बनाया गया है, तो यहाँ क्या कर देंगे, 2x बनाया जा रहा है तो n की जगह में 2 रख देंगे, तो 2 दूनी 4, देखिए गिन करके देखिए 4 तिल्ली लगा होगा, 1 तिल्ली 2 तिल्ली 3 तिल्ली 4 तिल्ली, ठीक है, क्लियर है। तो इसका क्या नियम बनेगा, 2n, ठीक है। अब दूसरा नंबर का देखते हैं हम लोग। इसमें कितना तिल्ली है, 1 तिल्ली 2 तिल्ली 3 तिल्ली, तो क्या हो जाएगा 3n, ठीक है ना, क्लियर है। मान के चलिए n की जगह में यदि हम लोग रखते हैं 2y बनाना चाहते हैं, ठीक, तो n की जगह में 2 रखते हैं, ठीक, 2 रखते हैं तो 3 दूनी 6 तिल्लियाँ होंगी 2y में, देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 हो गया, क्लियर है। अगला प्रश्न दूसरा नंबर, क्या प्रश्न है दूसरा नंबर में, परवेज अपने छोटे भाई से 2 वर्ष बड़ा है, ठीक है ना। चर का प्रयोग कर परवेज की उम्र ज्ञात करने के लिए योजक प्राप्त कीजिए, कह रहा है। तो क्या कह रहा है, परवेज अपने छोटे भाई से, तो छोटे भाई का चर मान लेते हैं x, तो छोटे भाई से 2 वर्ष बड़ा है, 2 वर्ष बड़ा है, 2 वर्ष बड़ा है, ठीक ना, तो ये होगा योजक, ठीक ना, क्लियर है। अगला तो प्रवेश का उम्र ज्ञात करने का योजक प्राप्त हो जाएगा, ये हमारा प्रवेश का उम्र ज्ञात करने का योजक बन गया, ठीक। अगला प्रश्न क्या है कि आकृति में एक सम पंचभुज, जिसके सम पंचभुज मतलब सम 5 भुजे वाले, समान 5 भुजे वाले क्या है, भुजा जिसकी लंबाई y सेंटीमीटर है, तो परिमाप ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि परिमाप मतलब क्या होता है, सभी भुजाओं का योग होता है, तो यहाँ पंचभुज है इसीलिए 5 क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, 5y हो जाएगा, क्लियर है। मान के चलिए y प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई 5 वर्ग कर देंगे, ठीक है, तो सभी मिला करके क्या हो जाएगा 5y ही हो जाएगा, क्लियर है। आगे महेश 3 संख्याएं 11 15 16 लेकर 2 अलग अलग तरीके से योगफल करता है, क्या करता है, योगफल करता है, देख पा रहे होंगे आप, 11 प्लस 15 किया प्लस 6 किया, ठीक है, प्लस 16 किया, ठीक है। एक बार 11 और 15 को ब्रैकेट में रखा, है ना, और एक बार क्या किया 15 और 16 को ब्रैकेट में रखा, ठीक। तो बताना है कि संख्या के इन गुणों को क्या कहते हैं, तो इन गुणों को क्या कहते हैं, संवृत्त गुण कहते हैं, क्या कहते हैं, इन गुणों को संवृत्त गुण कहते हैं, ओके। और चर का प्रयोग कर व्यापक नियम लिखिए, तो यहाँ चर का प्रयोग क्या हो जाएगा, मान के चलिए a प्लस बी और प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी, ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ऐसा चर हो जाएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न, निम्न सारणी को पूरा कीजिए, पता लगाइए कि y किस मान के लिए समीकरण y प्लस 2 बराबर 5 होता है, किस मान के लिए होगा। यदि y की जगह में 1 रखते हैं हम लोग, ठीक ना, तो 1 रखते हैं तो 1 और 2 कितना हो जाएगा 3 होगा, ठीक। दूसरा नंबर अगर 2 रखते हैं, यहाँ पर 2 रखते हैं तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर 3 रखते हैं तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 5 हमें लाना था और 5 हो गया, तो कब हुआ, जब y का मान 3 रखे तब, ठीक। अब यदि यहाँ 4 रखते हैं, y की जगह में 4 रखते हैं प्लस 2 है तो 4 2 6 आ जाएगा, 5 रखते हैं तो 5 2 7 आ जाएगा, 6 रखते हैं तो 6 2 8 आ जाएगा, 7 रखते हैं तो 7 2 9 आ जाएगा, 8 रखते हैं तो 8 2 10 आ जाएगा, ठीक ना। तो केवल किसमें सत्य हो पा रहा है, केवल 3 रखने पर, y का मान 3 रखने पर, ठीक। इनमें से कौन समीकरण नहीं है, कौन सा समीकरण नहीं है वो बताना है, तो यह समीकरण नहीं है, ठीक, और यह समीकरण नहीं है, बाकी सब समीकरण है, ठीक। क्योंकि क्या होते हैं, दोनों तरफ के मान बराबर होते हैं, ना कि बड़ा या छोटा, ऐसा नहीं होता है, ठीक, बिल्कुल बराबर होना चाहिए, ठीक है ना समीकरण। अगला प्रश्न, y किस मान के लिए समीकरण 12 माइनस वाई बराबर 5 सही है, किस मान के लिए सही होगा, तो आप बता सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही आसान है। देखिए y की जगह में यदि हम लोग 8 रखते हैं तो 8 12 में 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा। यदि y की जगह में 9 रखते हैं तो 12 में 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा, ठीक। यदि हम लोग y की जगह में 7 रखते हैं तो 12 में 7 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, मतलब सी आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न, समीकरण बनाकर हल कीजिए, प्रश्न 8 से लेकर 12 तक, ओके। मैं एक संख्या हूँ, क्या कह रहा है, मैं एक संख्या हूँ, मैं एक संख्या हूँ, तो x मान लेते हैं, मैं एक संख्या हूँ, x एक संख्या है मान लेते हैं। यदि मुझे 11 घटाइए तो 11 ही पाएंगे, बताइए कौन हूँ। अगर मैं एक ऐसी संख्या हूँ जिसमें 11 घटाने पर 11 ही मिलेगा, क्या मिलेगा 11 ही मिलेगा, तो क्या होगा, अगर हम लोग किसमें 11 घटाएंगे तो 11 ही मिलेगा, तो वो हो सकता है यदि हम लोग करते हैं यहाँ 22 में से
11 घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, 11 मिलेगा। ठीक है, यदि मुझसे 11 घटाएंगे तो 11 ही पाएंगे। तो क्या क्या 22 में यदि 11 घटाएंगे हम लोग तो क्या पाएंगे, 11 ही पाएंगे। ठीक ना, तो वह संख्या क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा संख्या। ठीक, आंसर क्या होगा, 22। अब यहाँ क्या कह रहा है, मैं एक संख्या हूँ, यदि मुझमें 4 से भागा देंगे, यदि कोई संख्या है, मान के चलिए x कोई संख्या है, उसको यदि 4 से भागा देंगे तो आप संख्या 12 पाएंगे। ठीक है ना, कितना पाएंगे कह रहा है, 12 पाएंगे। तो ये कैसे निकलेगा, तो यहाँ चेक कर देना है कि कौन सा मान सत्य होता है। ठीक ना, x की जगह में यदि मान कर चलिए यहाँ रख देते हैं, x की जगह में रख देते हैं 4 और मतलब रख देते हैं यहाँ 48। ठीक है, 48 रख देते हैं। तो 48 जब रखते हैं तो 4 से भागा देते हैं तो 4 का 4, 4 दूनी 8 होता है, मतलब 12 आ जाता है। तो इसीलिए वह संख्या क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा, क्योंकि इधर भी 12 आ जा रहा है, इधर भी 12 आ जा रहा है। ओके, ठीक। अब यहाँ भी वैसे ही किया गया था। 8वां नंबर में देखिए, मैं ऐसी संख्या हूँ, मुझमें 11 घटाइएगा तो क्या पाइएगा, 11 ही पाइएगा। तो x निकालना है हमें। ठीक, तो x निकालना है, तो उधर x है पहले से, ये x को उधर भेज देंगे, ये माइनस में है, उधर में क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक, तो क्या करेंगे, x बराबर 22, या ऐसा कर सकते हैं कि मुझ में 11 घटाइएगा तो 11 ही पाइएगा। ओके, तो x में क्या किया, घटा x की जगह में क्या रखा जाए, तो 22 रखा जाए, तभी 11 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 11 बचेगा। इस तरह भी कर सकते हैं। तो पहला का आंसर होगा 22, दूसरा का आंसर होगा 48। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, पिता की वर्तमान आयु पुत्र के आयु से 24 वर्ष अधिक है। किसके आयु से 24 वर्ष अधिक है, पुत्र के आयु से। तो पुत्र का आयु मान लेते हैं x, ठीक है ना, और पिता का कितना अधिक है, 24 अधिक है, 24 वर्ष अधिक है। यदि पिता और पुत्र की आयु का योगफल कितना होगा, 48 वर्ष है, तो पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। तो पुत्र की आयु ज्ञात करना है, वो क्या होगा बताइए। x आपको निकालना है, एक्स में क्या जोड़िएगा जो कि 48 आ जाएगा, बस 24 जोड़ देंगे, 24 जोड़ देंगे तो 24 में 24 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। मतलब पुत्र की आयु क्या है, 24 है। ओके, क्लियर हो गया। या हम लोग ऐसा भी निकाल सकते हैं, x निकालना है हमें, तो ये 24 को उधर भेज देंगे, तो 48 में ये प्लस में उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, तो 48 में 24 घटेगा तो कितना बचेगा, 24 ही बचेगा। तो दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। ओके, अगला प्रश्न क्या है, प्रयत्न और भूल विधि, प्रयत्न और भूल विधि से निम्नलिखित समीकरणों का हल ज्ञात कीजिए। ठीक, इसका हल क्या होगा वो ज्ञात करना है हमें। ठीक, तो यहाँ y बराबर क्या होगा, हम कह सकते हैं प्रयत्न और भूल विधि के अनुसार y का मान यदि हम लोग यहाँ 8 रखते हैं तो क्या होगा, उधर भी क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, क्योंकि 8 यदि y का मान रख देते हैं तो 2 8 16 हो जाएगा। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि हमारा दूसरा क्वेश्चन है क्या है, 20 माइनस एक्स बराबर 12। तो 20 में कितना घटाया जाए जो कि 12 आएगा, 20 में 8 घटाया जाए जो कि 12 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, m प्लस 2 बराबर 14। तो 2 में क्या जोड़ा जाए जो कि 14 आ जाएगा, 2 में 12 जोड़ा जाए जो कि 14 आ जाएगा। ठीक है, अब इस तरह से तो हम लोग बना लिए, लेकिन इसको इस तरह से भी बना सकते हैं हम लोग, जैसे कि मैंने बताया था कि बराबर के उस साइड यदि गुना में है इस साइड, अगर उस साइड चला गया तो वो भागा में हो जाता है, अगर भागा में है तो उस साइड क्या हो जाता है, गुना में हो जाता है, अगर जोड़ में है तो उस साइड घटा में हो जाता है, और घटा में है तो जोड़ में हो जाता है। ठीक है, अगर ये नियम भी यदि आप याद रखते हैं तो भी बड़ा आसानी से निकल सकता है। जैसे कि देखिए यहाँ 2y है, 2y बराबर 16 है। ठीक ना, तो y निकालना है हमें, तो y बराबर क्या कर देंगे 16, ये तो गुना में है 2, तो उधर जाके क्या हो जाएगा भाग में, तो 2 1 2, 2 8 16, y का मान 8 निकल गया। दूसरा नंबर क्या है कि 20 माइनस एक्स बराबर 12 है। ठीक, हमें x निकालना है ना, तो माइनस एक्स बराबर उधर 12 है, 20 इधर प्लस में, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 20, तो दोनों को घटाएंगे कितना बचेगा, माइनस 8 बराबर एक्स, माइनस एक्स माइनस माइनस को काट दिए तो एक्स बराबर 8 निकल गया। ठीक है ना, ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग। फिर तीसरा नंबर में क्या है, m प्लस 2 बराबर 14, m निकालना है हमें, तो m बराबर 14, ये प्लस में है तो उधर जाके माइनस 2 हो जाएगा। ठीक, तो 14 में 2 घटाएंगे तो m बराबर 12, आंसर क्लियर है। इस तरह भी निकाल सकते हैं। अगला, एक वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी है, x से 2 सेंटीमीटर कम है। एक वर्ग की भुजा की लंबाई x से 2 सेंटीमीटर कम है, x से 2 सेंटीमीटर कम है लंबाई, तो उसका परिमाप x के पद में ज्ञात कीजिए। तो उसका परिमाप ज्ञात करना है। ठीक है ना, परिमाप क्या होता है उसका, 4 गुना भुजा होता है। ठीक ना, 4 भुजा होता है, तो भुजा कितना है, x माइनस 2। ठीक, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा कि 4 गुना जो लंबाई मैंने बोला, लंबाई कितना है, x माइनस 2 है। ठीक, तो इसको गुना कर दीजिए, 4x 4x माइनस 4 दूनी 8, तो ये हमारा योजक हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला, तो चैप्टर हमारा खत्म हो गया। अब क्या है, यदि आपको चाहिए बेहतर जीवन जीना है, यदि आपको चाहिए बेहतर जीवन, ठीक है ना, यदि आपको बेहतर जीवन जीना है, यदि आपको लिखनी है नई कहानी, तो आचार्य प्रशांत जी की शिक्षाओं से लाइव जुड़ने के लिए संपर्क कीजिए, है ना, मैं आपका मदद करूँगा। ओके, या आप डायरेक्टली वेबसाइट पे जाकर भी जुड़ सकते हैं। यदि कुछ भी समस्या होती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक ना, नमस्कार। यदि आपको इस वीडियो से हेल्प हुआ है
तो मैं आप लोगों को एक काम दे रहा हूँ, उस काम को आप अवश्य ही पूरा कीजिएगा। आप देख पा रहे होंगे कि आपको वीडियो के नीचे मोर करके लिखा हुआ दिख रहा होगा, मोर करके। उस मोर पर आप क्लिक कीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन पेज खुल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन पेज में फिर से आपको मोर लिखा हुआ दिखेगा, मोर पर फिर से आप क्लिक कीजिएगा, ठीक है ना। तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। आप नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं, आप देख पा रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज बाय आचार्य प्रशांत जी। इस वीडियोज़ को अवश्य ही आप देखिएगा। क्लाइमेट चेंज के ऊपर आचार्य जी की वीडियो है। ये आज का सबसे बड़ा मुद्दा निकल चुका है। यदि आप अपने घर वालों से प्यार करते हैं, यदि आप अपने गांव वालों से प्यार करते हैं, यदि आप अपने शहर से, अपने राज्य से, अपने देश से प्रेम करते हैं, अपने विश्व से, अपनी पृथ्वी से यदि आप प्रेम करते हैं, तो ये वीडियो को आप अवश्य ही शेयर कीजिएगा। आचार्य जी की जो वीडियो है क्लाइमेट चेंज का समाधान, ये वीडियो को आप देखिए, समझिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। क्योंकि अगर आप अपने देश के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ अपना स्वधर्म निभाना चाहते हैं, तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है अभी क्लाइमेट चेंज। क्योंकि 365 में से ऐसा कोई भी दिन नहीं है जिस दिन हमारा क्लाइमेट ठीक है ना। और सबसे बड़ा नुकसान जानवरों को हो रहा है और गरीब तबके के लोगों को हो रहा है, ठीक है। जो कि इसके लिए वे जिम्मेवार भी नहीं है। जिम्मेवार तो वो अमीर लोग हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट छोड़ रहे हैं और पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है।